नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। कैसे हो? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं हरीश बाना और आप है फिलहाल परिज्ञान क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, शाम का समय और वक्त हो चुका अपने राजस्थान जिला दर्शन का। और आज हम राजस्थान के जिस जिले के दर्शन करने जा रहे हैं उसे राजस्थान का सबसे पहला हाईटेक जिला भी कहा जाता है। राजस्थान में आप शेखावटी प्रदेश का कह सकते हो, जो उस समय की तत्कालीन जयपुर रियासत का एक अंग कह सकते हो। ये सिक्कर का दृश्य हो गया। सबसे पहले हम जब भी आपको जिला दर्शन पढ़ाते हैं ना, तो सबसे पहले उस जिले का दृश्य आपको दिखाते हैं, ताकि आप भी कभी पर्यटक की दृष्टि से घूमने घामने जाओ ना, तो आपको भी लगे साहब कि भाई सर ने जो चैनल पर हमें फोटो पिक्चर दिखाई थी ना, वो सेम पिक्चर साहब उसी शहर की है। तो ये दूर से देखिए साहब, ये चूरू शहर सिक्कर शहर बसा हुआ है। और इसी सिक्कर का शुभंकर माना जाता है साइन फाल्कोन। और फाल्कोन में होता है बाज। वैसे बाज भी भांति भांति प्रकार के होते हैं। ये वो बाज है जो हवा में शिकार करके कहते हैं साहब अपना शिकार बनाता है ना, वो साइन फाल्कोन माना जाता है। बाज तो कई बार आसमान से जमीन तक आ जाता है, लेकिन ये वो बाज कह सकते हो जिसका नाम है साइन फाल्कोन। तो ये साइन फाल्कोन नाम है वो बाज है जो कहते हैं हवा में शिकार कर देता है। तो ये आपके सिक्कर का शुभंकर माना जाता है। तो मित्रों, सिक्कर का शुभंकर पूछो तो बताओगे कौन सा? साइन फाल्कोन। मुझे लग रहा है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, तो मैं, हाँ जी, अब देखिए ये आपके हो गया, आपके इसी कह सकते हो साहब चूरू नहीं सॉरी सिक्कर का हो गया शुभंकर। तो शुभंकर मित्रों कौन सा है? साइन फाल्कोन। अब बात करें साहब सिक्कर की, तो ये सिक्कर की भौगोलिक स्थिति है। बात करें राजस्थान की, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट वो तो उत्तरी अक्षांश है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर इधर 78 डिग्री 17 मिनट वो है पूर्वी देशांतर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सिक्कर की एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, सीमा लगती है मित्रों हरियाणा के साथ। किसके साथ है? तो अंतर्राज्यीय सीमा पूछो तो एक राज्य के साथ, राज्य कौन सा? हरियाणा है। जिलों से बात करें तो मित्रों ध्यान रखना, सिक्कर के सबसे टॉप में जिला आ जाएगा मित्रों झुंझुनू। झुंझुनू के बाद जिला कौन सा आएगा? चूरू। और सिक्कर, चूरू, झुंझुनू है शेखावटी। कौन सी वटी है? शेखावटी। और इसी सिक्कर के आप देख सकते हो साहब इधर पश्चिम और दक्षिण में जिला कौन सा? नागौर। और इधर सिक्कर के आप देख सकते हो साहब दक्षिण में जिला कौन सा है? आपके जयपुर। तो मित्रों सीमा लगती है, एक तो हो गया आपके झुंझुनू, है ना, झुंझुनू के साथ जिला हो गया आपके कौन सा? चूरू। चूरू के साथ जिला हो गया आपके नागौर। नागौर साथ चौथा जिला हो गया कौन सा? आपके जयपुर। यानी 4 जिलों से लगती है सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। और सीमा मित्रों कौन सी है? हरियाणा वाली। बात करें सिक्कर की, तो कहते हैं साहब सिक्कर के संस्थापक देना, संस्थापक का नाम माना जाता है शिव सिंह। कौन सिंह है? शिव सिंह ने तो कहते हैं पहली बार सिक्कर की नींव रखी थी। लेकिन कहते हैं साहब जो सिक्कर कस्बा है ना, उस सिक्कर कस्बा और सिक्कर कस्बे को बसाने वाले थे ना, वो थे राव दौलत सिंह। राव कौन से सिंह है? राव दौलत सिंह है। और इसी सिक्कर को कहते हैं साहब, सिक्कर उस समय था आपके जयपुर रियासत के अंदर। और बड़ी बात ये ध्यान रखना, ये जो सिक्कर जिला है ना, ये सिक्कर जिला आपके इस वैसे चूरू तो बीकानेर रियासत में, लेकिन ध्यान रखना सिक्कर कौन सी रियासत में आएगा? जयपुर रियासत में। तो आज हम बात करेंगे जयपुर रियासत के सिक्कर की। और सिक्कर का संभाग मुख्यालय भी मित्रों ध्यान रखना कौन सा है? जयपुर है। तो फिर से कह रहा हूं, सिक्कर का संस्थापक भाई शिव सिंह माना जाता है। तो सिक्कर की स्थापना पूछो तो शिव सिंह, लेकिन सिक्कर कस्बे को पूरा बसाने वाले कौन थे? राव दौलत सिंह। और ये उस समय के जयपुर रियासत का अंग था। और इसी सिक्कर का प्राचीन नाम था मित्रों वीर बानकाबास। वीर बानकाबास। तो इसी सिक्कर का प्राचीन नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। कई बार तो क्या सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सिक्कर का प्राचीन नाम है वीर बानकाबास कहा जाता था, 100% कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम ही वही वीर बानकाबास था। अब हम देखते हैं साहब इस सिक्कर की भौगोलिक स्थिति, तो 27 डिग्री 21 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और 74 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये तो सिक्कर की अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा है। लेकिन आप लोग नोट करना, सिक्कर की आकृति कैसी मित्रों? प्याले नुमा है। कैसी आकृति है? इसीलिए तो ध्यान रखना इसे प्याले नुमा तो कहा ही जाता है। साथ ही साथ कहते हैं साहब ये अर्ध चंद्राकार है। कौन सी है? तो अर्ध चंद्राकार जो आकृति है ना, वो आकृति मित्रों किसकी मानी जाती है? सिक्कर की मानी जाती है। तो इसी की आकृति प्याले नुमा भी होगी, इसकी आकृति अर्ध चंद्राकार भी हो गई है।
तो अर्धचंद्राकार आकृति है, प्याले नुमा कहा जाता है। सीकर के बड़े बड़े स्टेशनों की बात करें, बड़े बड़े स्थानों की बात करें तो सबसे टॉप में है रामगढ़ सेठान, उससे नीचे फतेहपुर, और फतेहपुर तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, फतेहपुर सीकरी। एक फतेहपुर सीकरी वो तो कहाँ आगरा के अंदर है, लेकिन एक फतेहपुर ये। और सबसे ज्यादा गर्मी वाला, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है मित्रों ध्यान, सबसे ज्यादा अधिक तो तापांतर कई बार रहता है मित्रों कौनसीपुर का, फतेहपुर का रहता है ना। तो अत्यधिक तापमान वाला स्थान कह सकते हो। इसके बाद सीकर का बहुत बड़ा एरिया लक्ष्मणगढ़ है। लक्ष्मणगढ़ को बसाने वाले कौन थे, इसी भाई सीकर के कह सकते हो राव लक्ष्मण सिंह थे। तो राव लक्ष्मण सिंह बसाया था कौन थे गढ़ को, लक्ष्मणगढ़ को बसाया था। इसके नीचे एक स्थान है धोद है, नीचे दाता रामगढ़ है, इसके नीचे श्री माधोपुर है, इसके बाद खंडेला है, इसके बाद नीमगा थाना अलग अलग है। नीमगा थाना में गणेश सभ्यता प्रसिद्ध हुई है, खंडेला में गोटा बनाने की कला प्रसिद्ध हो रही है ना। और श्री माधोपुर याद करो सीकर में, जहां पर मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी पहली बार 1944 ईस्वी में, ये वही तो श्री माधोपुर है। एक तो सवाई माधोपुर है, वो तो जिला है पूरा अलग, लेकिन एक श्री माधोपुर नामक जो कस्बा है ना, वो कस्बा कहां बताओगे आप, सीकर के अंदर। तो मित्रों ये सीकर के बड़े बड़े कस्बे हैं, फिर से बोल रहा हूं, रामगढ़ है, फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, धोद है, दाता रामगढ़ है, खंडेला है, नीमगा थाना और श्री माधोपुर। बात करें साहब क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 7,742 वर्ग किलोमीटर, 7,742 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल माना जाता। और साथ ही साथ कहते हैं साहब इसके जो जनसंख्या है ना वो है 26,77,333। तो इतने क्षेत्रफल में लगभग कह सकते हो साहब लगभग 27 लाख जनसंख्या निवास करती है मित्रों, ध्यान रखना सीकर के अंदर। और ये जनगणना कौन थी मित्रों, 2011 वाली, 2000 है तो 2011 की जनगणना के मुताबिक है लगभग कहते हैं 27 लोग निवास करते हैं मित्रों कौन से स्थान पर है, सीकर में। मैं फिर कह रहा हूं आज हम चर्चा कर रहे हैं सीकर की। सीकर शेखावटी का भाग माना जाता है। सीकर उस समय की तत्कालीन जयपुर रियासत का अंग था, और वर्तमान में सीकर का संभाग मुख्यालय कौन सा बताओगे, जयपुर बताओगे। और जयपुर रियासत के साथ ही साथ में इस सीकर को जिला भी घोषित कर दिया था 30 मार्च 1949 को। बात करें सीकर के लिंगानुपात की, तो सीकर का लिंगानुपात है 947, यानी सिंपल सी कहानी ये 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 947 है। जनसंख्या घनत्व देखा जाए तो जनसंख्या घनत्व है 346 है, यानी 346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं साहब सीकर के अंदर। सीकर की साक्षरता दर बहुत शानदार है। वैसे आपने देखा होगा कि समूचे राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर तो कहां की है, कोटा की है, लेकिन पुरुष साक्षरता पूछे तो कहां की बता दो, झुंझुनू के अंदर। तो झुंझुनू के साथ ये जो शेखावटी वाला जो इलाका है ना, ये शेखावटी वाला इलाका है ना बहुत ही साक्षर जिला माना जाता है। इसीलिए तो राजस्थान का पहला हाईटेक जिला भी सीकर को माना जाता है, ध्यान रखना। तो यहाँ की साक्षरता दर है ना वो है 71.91% है, 71.91। विधानसभा क्षेत्र पूछो तो 8 विधानसभा क्षेत्र बताओगे, और तहसीलें पूछो तो 10 तो है तहसीलें, और 3 है उप तहसीलें। 10 तहसीलों में से वर्तमान 2 तहसीलों की घोषणा हुई थी। अब वहां पर कहते हैं साहब अब तक तहसील कार्यालय वगैरह बना तो नहीं है, लेकिन कहते हैं साहब उसे तहसील घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर ये है कि वर्ष 2021 तक अब तक सीकर में 10 तो तहसीलें बन चुकी है और 3 बन चुकी है उप तहसीलें। तो ये सीकर की पूरी स्थिति है वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक। 947 लिंगानुपात है, घनत्व 346 है, और 71.91% साक्षरता दर मानी जाती मित्रों कहाँ की, भाई अपने सीकर की। इधर आगे चलते हैं मित्रों। ये वैसे देखा जाए सीकर मूल में सीकर का कोई किला है ही नहीं। सीकर एक कस्बा था जो बसाया था राव दौलत सिंह ने। उसके बाद उन्हीं दौलत सिंह जी के वंशज, दौलत सिंह के वंशज आगे जाकर हुए थे लक्ष्मण सिंह, और इसी लक्ष्मण सिंह ने किला बनाया था मित्रों, कौन सा था, लक्ष्मणगढ़ का किला। और ये किला मित्रों बना था, ध्यान रखना, 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में इसी लक्ष्मणगढ़ किले का निर्माण करवाया गया, और लक्ष्मणगढ़ कस्बा बसाया था 2 वर्ष बाद 1807 ईस्वी में। 1800, लेकिन आप जहां कहीं भी पुस्तकों में देखोगे ना तो आपको 1862 मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसा हुआ, विक्रम संवत दे रखा है। तो मित्रों ध्यान रखना, विक्रम संवत पूछे तो 1862 ईस्वी बना था कौन सा गढ़, लक्ष्मणगढ़, है ना। और विक्रम संवत 1864 ईस्वी को बसाया था साहब लक्ष्मणगढ़ कस्बे को। तो कस्बा अलग है और साथ किला अलग है। तो ये किलों के सन भी बता दिए। और इसी किले के बारे में कहा जाता कि किले से थोड़ा सा जैसे नीचे आओगे ना तो वहां आपको 4 चौक की हवेली भी मिलेगी। वैसा भली बात ही जानते हैं कि समूचा जो शेखावटी है ना वो हवेलियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। और शेखावटी में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ की साहब, आपको झुंझुनू की है।
और झुंझुनू के बाद शेखावटी की हवेलियां मित्रों कहाँ सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सीकर और चूरू की भी है। आगे बताऊंगा साहब, श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली प्रसिद्ध हुई है। उसी प्रकार इसी लक्ष्मणगढ़ के अंदर, बड़े गौर सुना, लक्ष्मणगढ़ के अंदर ही लक्ष्मणगढ़ किले से थोड़ी सी दूरी पर एक हवेली बनी, उस हवेली का नाम है चार चौक हवेली। अब चार चौक हवेली नाम क्यों, आप भली बात ही देख सकते हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 कोनों की, यानी 4 अलग अलग कह सकते हो साहब भवनों वाली जो हवेली है ना, वो है मित्रों चार चौक। और ये हवेली का मुख्य द्वार माना जाता है, हवेली का मुख्य द्वार है। और इसी हवेली के अंदर की चित्रकारी देखना, इसे कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। अब प्यारे परीक्षार्थियों, याद करो मेरे उस जमाने की, यानी जिस तरह ऑफलाइन पढ़ रहे थे तब मैं आपको बताता था कि साहब एक पेंटिंग कौन सी, अरेश पेंटिंग, जिसे कहते हैं साहब, जिसे कहते हैं आला गीला, जिसे कहते हैं फ्रेस्को। तो मित्रों ध्यान रखना, ये जो अरेश पेंटिंग बोलो, चाहे फ्रेस्को बोलो, चाहे आला गीला बोलो, तो ये जो पेंटिंग है ना, ये हो रखी साहब उसी चार चौक हवेली के पास ही, हवेली कमरों के अंदर। और ये चित्र कैसे मित्रों, भित्ति चित्र है, तो दीवारों पर बनाएगी फ्रेस्को। फ्रेस्को है क्या वो भी सुने मित्रों, कोई भी ऐसी कोई कच्ची दीवार है, जब तक दीवार गीली है उस पर चित्र बना दे तो नाम हो जाएगा आला गीला। लेकिन उसी गीली दीवार के सूखने के बाद अगर वहां पर चित्रकारी हुई है ना, तो उसका नाम हो जाएगा फ्रेस्को। तो फ्रेस्को पेंटिंग मित्रों सर्वाधिक कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावटी की है। और शेखावटी पूछे तो कहाँ बताओगे? सीकर की है। और सीकर में पूछे बता देना साहब, लक्ष्मणगढ़ के पास एक हवेली है, कौन सी? चार चौक हवेली। तो वहां की फ्रेस्को पेंटिंग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मित्रों देखना, हवेलियां बहुत सारी है, मैंने आप बताया था। एक तो हवेली आपको हम बता चुके हैं कौन सी है, चार चौक की है। उसके बाद बिनानियों की हवेली है जो लक्ष्मणगढ़ में बनी हुई है। एक नई हवेली वो भी लक्ष्मणगढ़ की है। राठी हवेली वो भी लक्ष्मणगढ़ की है। रानेड़ी जो हवेली है ना, चौक की हवेली, वो भी लक्ष्मणगढ़ की है। एक बैजनाथ की हवेली वो भी रामगढ़ में। खेमका और गोयनका के सेठों हवेली वो भी कहा रामगढ़ में। और पंसारी हवेली मित्रों कहाँ है? श्री माधोपुर में। तो ये 4-5 हवेलियों, उन हवेलियों के नाम विशेष कर ध्यान रखना। उसी प्रकार बात करें तो इसी सीकर से थोड़ा सा दूर जाओगे, कस्बे का नाम फतेहपुर है। और फतेहपुर का किला, तो ये तो किले की बाहर की दीवार है और ये किले के अंदर का दृश्य है। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं, फतेहपुर सीकर है ना, वो तो कहाँ मित्रों? आगरा के अंदर है। लेकिन ये फतेहपुर एक शहर है जो कहाँ है? सीकर में। और इसे बसाने वाले थे ना, वो थे कायम खानी, नाम है फतेह मोहम्मद। कौन से मोहम्मद है? तो फतेह मोहम्मद ने एक कस्बे को बसाया और वो कस्बा मित्रों कौन सा? पूरे फतेहपुर है। और इस कस्बे की स्थापना हुई थी मित्रों 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी से फतेहपुर कस्बा बसाया गया था और 1516 ईस्वी में इसी फतेहपुर किले का निर्माण भी करवाया था। तो मित्रों कस्बा तो बस गया था 1508 में, लेकिन इस किले का निर्माण हुआ ना, वो निर्माण हुआ था मित्रों ध्यान रखना आगे जाकर 1516 ईस्वी में, 1516 में। और इसी फतेहपुर किले बारे कहा जाता, इस दुर्ग में गोगा जी के वंश फतेह का कायम खानी ने पठानी शैली में करवाया था। कहते हैं साहब ये गोगा जी के कहीं दूर के वंशज भी माने जाते हैं। और इस दुर्ग में तेलिन महल, नवाब खां का मकबरा भी बना हुआ है। तो मित्रों नवाब खां का मकबरा लिख देता हूं यहाँ पर मैं। नवाब खां का मकबरा पूछे ना, तो मकबरा मित्रों कहाँ का बताओगे? इसी फतेहपुर का। तो फतेहपुर को बसाने वाले खान जी कौन है? फतेह मोहम्मद जी है। बसाया था 1508 में, कस्बा बसाया था 1508 में, किला बना 1516 में। और यहाँ पर नवाब खां का मकबरा बना हुआ है। और इसी प्रकार यहाँ पर एक महल बताया था मैंने मित्रों, तेलिन महल। सबसे ठंडा स्थान कह सकते हो साहब फतेहपुर, और सबसे गर्म स्थान भी फतेहपुर। गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है ना। तो अधिकतर सर्वाधिक तापांतर कह सकते हो, ताप में बहुत ज्यादा अंतर है कि सर्वाधिक गर्मी पूछे तो भी कहाँ बताओगे? फतेहपुर में। और सर्वाधिक भाई पूछ लें आपके भाई गर्मी और सर्दी दोनों, तो वो मित्रों कहाँ की बताओ? फतेहपुर। और कई बार आप देखते हो साहब फतेहपुर का पारा है वो 50-55 से भी ऊपर चला जाता है। हाँ, तो ये वही स्थान है जो गर्म और ठंडा स्थान है। अब उसी प्रकार यहाँ सीकर में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध मंदिर वो मित्रों खाटू श्याम जी, जिसे कहते हैं हारे के सारे श्याम। हारे के सारे श्याम यानी जो किसी को हारा हुआ इंसान है उसका सारा बनने वाले श्याम। तो ये श्याम जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी मंदिर है। ये खाटू श्याम जी मंदिर में मुख्य मूर्ति है। और मित्रों ध्यान रखना, खाटू श्याम जी का मंदिर है, मंदिर समर्पित है भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र नाम है बर्बरीक है। यानी ये कह सकते हो साहब भीम के पुत्र है, भीम के पुत्र बर्बरीक का जो मंदिर बना हुआ है ना, ये मित्रों ध्यान रखना मंदिर बना था 1027 ईस्वी में।
1027 ईस्वी में। और ये मंदिर बना था मित्रों रूप सिंह चौहान की एक रानी नाम था नर्मदा कंवर। तो मित्रों पहली बार इसका निर्माण हुआ था 1027 में। बनाने वाले कौन? नर्मदा कंवर है। लेकिन बाद में कहते हैं साहब एक बहुत बड़े व्यवसायी थे जिनका नाम था संजय मित्तल। तो संजय मित्तल के दीवान थे, नाम था कन्हैया मित्तल। तो कन्हैया मित्तल इसका पुनर्निर्माण करवाया था 1720 ईस्वी में। तो मित्रों दोनों बात ध्यान रखना, 1720 ईस्वी इसका हुआ था जीर्णोद्धार। कौन सा उद्धार हुआ था? जीर्णोद्धार। और जीर्णोद्धार करवाने वाले का नाम था मित्रों कन्हैया मित्तल। कौन सा मित्तल है? कन्हैया मित्तल। अब स्टेप बाय स्टेप और बड़े गौर से और बड़े तरीके से सुनना मित्रों। हम जो पढ़ रहे हैं ये है खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये बना है खाटू गांव में। खाटू गांव का दाता रामगढ़ में। और दाता रामगढ़ कहां पर है? सिक्कर के अंदर। ये मंदिर कहते हैं साहब भगवान बर्बरी को समर्पित है। और बर्बरी कौन है साहब? भीम के पुत्र है। याद करो साहब पांडवों के सबसे भयंकर भाई कौन? भीम। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र का नाम है मित्रों बर्बरी के। और बर्बरी को कहते हैं साहब बर्बरी बहुत ही बलवान माने जाते थे, बहुत ही बलशाली माने जाते थे। और कहते हैं साहब बर्बरी ने एक बार जब भयंकर रूप से तपस्या की ना, तो कहते हैं साहब तपस्या करने के बाद इन्हें 3 बाण मिले थे तपस्या के अंदर। और उन बाणों की विशेषता थी कि साहब उन तीनों बाणों से तीनों लोग को एक साथ में समाप्त करने की शक्ति किनके अंदर थी? बर्बरी के अंदर थी। और बर्बरी को अपनी मां से यह वरदान मिला था कि वो आरे का सारा बनेगा। यानी बात घटना थी साहब आपके महाभारत काल की। वैसे बहुत लंबी चौड़ी घटना है लेकिन फिर भी बताई देते हैं। बिल्कुल शीशदानी बाबा भी कहते हैं, 100% कहते हैं। यहाँ ये जो बर्बरी की पूरी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन ध्यान रखना एकमात्र ऐसे महान व्यक्ति या फिर महान कह सकते हो साहब भाई, एक देव के रूप में भी कह सकते हो, वो कौन है? बर्बरी के, जिन्होंने अपना शीश दान में दिया था भगवान श्री कृष्ण को। कहानी क्या थी सुने। कहते हैं साहब जब उन्हें अद्भुत शक्ति मिली थी कि नहीं बर्बरी को, और शक्ति ये मिली थी, शक्ति ये कि आपके पास 3 बाण थे और तीनों बाण से तीनों लोग को समाप्त करने की अद्भुत शक्ति किसके अंदर थी? बर्बरी के अंदर थी। और उसी समय जब शक्ति प्राप्त होने के बाद जब अपनी माँ के पास गए ना, तो माँ से पूछा कि मैं इस शक्ति का प्रयोग किसके लिए करूं? तो उसी समय माँ ने कहा कि तू हारे का सारा बनेगा। कभी भी देखना इस समय मंदिर के बाहर लिखा हारे के सारे, है ना? तो तुम हारे के सारे बनोगे, यानी जो पक्ष हार रहा हो ना उस पक्ष का हमेशा साथ देना चाहिए। अब कहानी थी महाभारत काल की। अब भीम तो पांडव है और पांडवों के सामने कौन थे? कौरव थे। तो जब कौरव और पांडवों की लड़ाई प्रारंभ होने लगी ना, तो उसी समय बर्बरी की भी इच्छा हुई कि क्यों न मैं भी किसी न किसी पक्ष से भाग लूं। तो अपनी माँ के पास गए और माँ से आज्ञा लेनी चाहिए, बताइए माँ कि मुझे किस पक्ष में लड़ना चाहिए, पांडवों की ओर से कि कौरवों की ओर से? उस समय इनकी मां ने कहा कि ना तो पांडव ना कौरव। कारण क्या? बर्बरी का आप हारे के सारे हो कि जो पक्ष हारता हुआ दिखे ना उसके साथ आप उसकी सहायता करने जुट जाना। अब ये तो तय था साहब महाभारत में तो हार किन की हो रही थी? कौरवों की हो रही थी। लेकिन अब इसी इतनी अद्भुत शक्ति थी ना, इस शक्ति का पता लग गया था भगवान श्री कृष्ण को। और भगवान श्री कृष्ण भली बात ही समझते थे कि साहब अगर वास्तव में बर्बरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया ना, तो ये तो अगर एक बाण चले तो भी पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। अगर तीनों बाण चले ना, तीनों लोग समाप्त करने की अद्भुत शक्ति किसके अंदर थी? बर्बरी के अंदर थी। बहुत ही बलशाली माने जाते थे। और बलशाली क्यों थे? भीम जी के पुत्र है और भीम जी तो बहुत बलशाली थे। आपने देखा होगा साहब भीम ने तो अपने घुटने से बहुत ज्यादा तालाब बना रखे अपने राजस्थान में। और तालाब बनाओ योजना किन की थी? भीम जी की थी साहब। और इन्हीं भीम के तो पुत्र है बर्बरी के। तो जितनी शक्ति भीम में थी ना, इससे कई गुना ज्यादा शक्ति तो उनके पुत्र में थी बर्बरी के अंदर। अब कहते हैं साहब हारे के सारे हुए, माँ से आज्ञा लेकर और आ रहे थे साहब महाभारत युद्ध की ओर। उसी समय बीच रास्ते में आए कौन? भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि बनकर इनसे एक वरदान लेते। वरदान ये कि साहब ऋषि जब उनके सामने आए ना, तो ऋषि ने कहा कि भाई आप ये तीर कमान लेकर जा रहे हो, किसकी तरफ जा रहे हो? तो उस समय उन्होंने कहा कि साहब मुझे मेरी माँ ने कहा हारे का सारा बनना है, कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा हूँ और कुरुक्षेत्र जाकर नजारा देखूंगा, जो हारता हुआ नजर आएगा मैं उसके साथ जुट जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण भली बात ही समझते थे कि साहब जब हारने की बात आ रही है तो जग जाहिर सी बात है, हारेंगे तो कौन? कौरव हारेंगे। और जब कौरवों के साथ हो गए तो पूरे महाभारत को या पूरे कुरुक्षेत्र को तबाह कर देगा साहब बर्बरी। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि ऐसी आपके पास कौन सी अद्भुत शक्ति है कि जिससे आप हारे का सारा दोगे और वो हारने वाला पक्ष जीत जाएगा? तो उसी समय बर्बरी ने कहा कि भाई उस समय भगवान श्री कृष्ण एक ऋषि के रूप में, तो बर्बरी ने कह दिया ऋषि जी
सन्यासी जी, हमारे पास इतनी अद्भुत शक्ति है, इतने अद्भुत हमारे पास बाण है, अगर मैं एक बाण चला दूं तो एक लोक को समाप्त कर दूं, और दूसरा चलो तो दूसरे कर दूं, तीसरा चलो 3 बाण से 3 लोक को समाप्त कर सकता हूं। तो आप मेरी शक्ति का अनुमान लगाइए कि मैं जिसके पक्ष में लग जाऊंगा ना, वो पक्ष जीतना तय है और सामने वाले पक्ष का हारना तय। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने ऋषि के रूप में उनसे एक वरदान लेना चाहा। वरदान ये कि क्यों ना भाई आप भाई 3 बाण है, 3 बाण से 3 लोग को समाप्त करने शक्ति है, तो आप ऐसा कीजिए, मेरे सामने जो पीपल का बड़ा सा वृक्ष लगा हुआ है, इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही तीर में आपको भेद देने, यानी एक ही तीर में सारे पत्तों के छेद होने चाहिए। तो उसी समय कहते हैं साहब बर्बरिक ने एक ही तीर चलाया, एक ही तीर से कहते हैं साहब कुछ सेकंड के अंदर पूरे पीपल के पेड़ के जो पत्ते थे ना नीचे गिर चुके हैं, सारे पत्तों में क्या हो चुके थे, छेद, यानी कहते हैं साहब पूरे पत्तों को भेद दिया था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस पीपल के पेड़ में से एक ऐसा पत्ता था जिस पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा था। अब बहुत ज्यादा बाउंड्री वो मच चुका था साहब। बाउंड्री क्यों कि साहब वो तीर था, तीर चल रहा था, जहां जहां उनको बिल्कुल साबुत पत्ता दिख रहा था ना, उस पत्ते को भेदते जा रहे थे। अब कहते हैं साहब वो बाण चल रहा था, तीर चल रहा था, पूरे पेड़ के पत्ते तो जड़ गए थे साहब वही भेदे हुए, लेकिन एक पत्ता रह गया। उसी समय बर्बरिक ने कहा कि ऋषि जी आपके पैर के नीचे वो एक पीपल का पत्ता भाई दबा हुआ है, अगर आपने पैर नहीं उठाया ना तो मैं आपके पैर को चीरते हुए उस पत्ते को ढेर कर दूंगा, उस पत्ते को भेज दूंगा। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भाई मैं आपके इस पत्ते को भाई मैं अपना पैर भी हटा लूंगा, आप इस पत्ते को भेज भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ऋषि, मैं तपस्वी, मैं सन्यासी, मैं साधु आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। और वचन ये, मैं पत्ते से पैर तभी हटाऊंगा जब आप मुझे अपना शीश दान में दे दोगे। बड़गौर सुना, उसी समय से नाम आता शीश दानी, कि जब आप मुझे अपना शीश दान में दे दोगे ना, उसी समय मैं अपना पैर अपने पत्ते से हटा लूंगा। अब जैसी शीश दान में मांगने की बात हुई ना, तो उस बर्बरी ने कहते बिल्कुल साहब हम अपना शीश दान में दे ही देंगे। लेकिन उसी समय बर्बरी समझ गए एक कोई सामान्य ऋषि, सामान्य कोई तपस्वी होना, वो तपस्वी कभी भी किसी भी आम व्यक्ति का शीश वरदान में मांगेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो सामने जो खड़े हैं ना, ये है तो कोई अद्भुत आदमी, है तो कोई वास्तव में कोई बहुत बड़े मतलब पहुंची हुई हस्ती है, बहुत बड़े कोई आध्यात्मिक देव के रूप में। उसी समय बर्बरी ने कहा कि साहब मैं अपना शीश दान कर तो दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी भी है। रिक्वेस्ट ये कि आप अपना असली रूप दिखाइए, आप वास्तव में कौन है जिन्हें मेरे शीश की आवश्यकता पड़ेगी। कारण क्या, ऋषि तपस्वी होता है, उन्हें किसी के शीश की आवश्यकता होती नहीं है। तो उसी समय कहते हैं साहब भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली रूप दिखाया, अपना वास्तविक रूप दिखाया, और जैसे भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा ना, उसी समय बर्बरी ने कहा कि साहब मैंने जुबान दे तो दी है, मैं शीश दान में दे तो दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा थी महाभारत युद्ध में आरे के सारे बनने की। अब मैं सारा तो बन नहीं सकता, मैंने शीश आपको दान में दे ही दिया है। अब एक रिक्वेस्ट और है कि जब तक महाभारत युद्ध समाप्त नहीं होना, तब तक मैं मेरी आंखों से यानी लाइव टेलीकास्ट के रूप में देखना चाहता हूं पूरे महाभारत युद्ध को। तो उसी समय कहते हैं साहब बर्बरी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया तथास्तु, यानी जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा ही होगा। वैसा कैसे, कहते हैं साहब उसी महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में एक कोने में कहते हैं साहब बर्बरी का सिर रख दिया गया, और जब तक जो युद्ध समाप्त नहीं हुआ ना, तब तक वो कटा हुआ सिर था ना, वो उसी कुरुक्षेत्र में कहते हैं साहब रख दिया गया था। अब कहते हैं साहब पूरा महाभारत युद्ध हुआ था, युद्ध एक दिन नहीं बल्कि 18 दिन चला था। 18 दिन युद्ध समाप्त होने के बाद आखिर में जीत हुई थी पांडवों की। लेकिन यहाँ भी विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि पांडवों में जीत का श्रेय किन को जाना चाहिए, इसको लेकर विवाद हो गया। तो उस विवाद को सुलटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया अपने पास एक तरकीब है साहब। वैसे ध्यान रखना मित्रों, इस महाभारत युद्ध का लाइव टेलीकास्ट यानी भाई कह सकते हो साहब वो जो नजारा दिखाने वाले थे ना, वो दो ही थे। एक तो याद करो साहब वहां पर कौरवों की ओर से संजय ने भीष्म पितामह को घर बैठे बैठे पूरे महाभारत युद्ध का दृश्य दिखा दिया था किसने, संजय ने। और दूसरा पूरा महाभारत युद्ध का जो लाइव टेलीकास्ट आंखों देखा हाल जिसे कहते हैं सजीव दर्शन, तो सजीव दर्शन किए थे ना वो मित्रों ध्यान रखना किसने किए थे, बर्बरिक ने। तो पांडव युद्ध समाप्त हुआ, जीते कौन थे, पांडव थे। विवाद ये हुआ कि जीत का श्रेय कौन से पांडव को जाना चाहिए, किसे जाना चाहिए जीत का श्रेय। तो उसी समय कहते हैं साहब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भाई आप और हम सभी युद्ध में व्यस्त थे,
किसी ने एक दूसरे के तो किसी ने नहीं देखा। खुद युद्ध लड़ने में बहुत ज्यादा पारंगत है, खुद ने बहुत ज्यादा अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन हो सकता साहब किसने किससे ज्यादा दिखाई है ये तो तब पता करते जब एक किसी व्यक्ति ने सब पूरा महाभारत युद्ध देखा हो। तो एक तरफ तो कौन थे? संजय, दूसरी तरफ कौन थे? बर्बरी। तो उसी समय कहते हैं साहब उस युद्ध का निर्णय करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उस कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचे थे बर्बरी के पास, और उन्हीं बर्बरी से कहते हैं साहब इस महाभारत युद्ध का विजय का श्रेय किसे दिया जाए ये पूछा गया। तो उस समय बर्बरी ने कह दिया कि साहब पांडव तो लड़ ही रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश किया था इस युद्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से ज्यादा जो सामने जो कौरवों की जो सेना थी ना, वो सेना हताहत हुई। यानी ज्यादा इस युद्ध के अंदर जो कौरवों को मारने का जो श्रेय जाता है या फिर पांडवों के जीतने का जो श्रेय जाता है, श्रेय किनको जाता? भगवान श्री कृष्ण को। इसीलिए कहते हैं साहब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के विजेता माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण को विजेता घोषित करने का श्रेय किनको जाता है? बर्बरी को। उसके बाद कहते हैं साहब इन्हीं बर्बरी खाटू के अंदर कहते हैं साहब मंदिर बनाया गया। मंदिर बना था 1027 में और वर्तमान रूप मिला साहब 1720 ईस्वी में कन्हैया मित्तल द्वारा। तो कहने का तात्पर्य एकमात्र ऐसा जीव, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में खड़े होकर अपना आंखों देखा हाल, या जिसे कहते हैं सजीव जो दृश्य जो दिखाया था ना, वो मित्रों बर्बरी ने दिखाया था। और आखिर में इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को विजय घोषित करने का श्रेय भी किनको जाता है? बर्बरी। और उन बर्बरी की जगह में कहते हैं मंदिर बना खाटू गांव में, खाटू दाता रामगढ़ में, और इसलिए ध्यान रखना खाटू श्याम भी कहा जाता है। ये जो बर्बरी को जगह कहते हैं साहब बाद में श्याम का रूप भी माना गया था। श्याम बोले तो भगवान श्री कृष्ण है ना। और इन्हें आर्य के सारे भी कहा जाता है। मंदिर में मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन। मुख्य मेला एकादशी को है, बाकी 2 दिन मेला चलता है, द्वादशी को भी चलेगा, है ना। तो मित्रों फाल्गुन शुक्ल एकादशी यानी आप कह सकते हो होली से थोड़ा सा पहले जो मेला लगेगा वो मेला कौन किन का है? खाटू श्याम जी का मेला है। तो ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। ये उस मंदिर में बड़ा सा जल कुंड बना हुआ है ना, पानी का कुंड बना हुआ है। चरम रोग का निवारण हो जाता है इस कुंड में नहाने से। और ये बर्बरी की मूर्ति है। तो इतने बलशाली बर्बरी का घर बैठे दर्शन कीजिए और साथ ही साथ दुआ कीजिए बर्बरी जी कि हमें भी इतनी अदम्य शक्ति दीजिए कि हम इस बेरोजगारी रूपी कलंक को दूर करें और कहीं न कहीं रोजगार लगकर हमारे परिजनों के सपने को साकार करें। और आगे चलते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर जैसे देख लिया हो ना, तो आ जाओ रेवासा में। और रेवासा मित्रों ये है हर्ष की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? हर्ष की पहाड़ियां। और ये हर्ष की पहाड़ी पर बड़ा सा मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर है मित्रों जीर्ण माता का। और जीर्ण माता के मंदिर के सामने मंदिर बना मित्रों हर्ष का मंदिर। प्यारे परीक्षार्थियों इतिहास याद कीजिए चौहानों का। उस हम बताते हैं आपको कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय अटड़ चौहान ने पहली बार कहते हैं साहब एक मंदिर बना था मित्रों जीर्ण माता का। लेकिन जीर्ण से भी प्राचीन मंदिर माना जाता है मित्रों हर्ष का मंदिर। जैसा कि आप लोग भली बात ही समझते हैं कि साहब जीर्ण माता का और हर्ष दोनों आपस में रिश्ते में क्या थे? भाई बहन थे। और कहते हैं साहब हर्ष का मंदिर बना हर्ष की पहाड़ी पर। इस मंदिर का निर्माण 956 ईस्वी के आसपास विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। बड़े गौर से सुनना मेरी एक एक बात को। वैसे ध्यान रखना जीर्ण माता का जो प्राचीन जो सबसे मंदिर वो तो जीर्ण माता का है। लेकिन जीर्ण के सामने जीर्ण के साथ कौन थे? भाई थे। उनका भाई का नाम क्या था? हर्ष था। वैसे जीर्ण और हर्ष इन दोनों का जन्म तो हो रखा गांगू गांव, और गांगू गांव का चूरू के अंदर। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए पारिवारिक विवाद की वजह से जीर्ण अपने घर से दौड़ आए और इसी हर्ष की पहाड़ी पर बैठकर तपस्या करने लगे थे। और अब जीर्ण जब भागकर यहाँ पहुंचे पहाड़ी पर तो जीर्ण माता मनाने कौन आए थे? हर्ष आए थे। हर्ष जी ने कह दिया बहना पुनः घर चल ले। लेकिन जीर्ण ने कह दिया एक बार जीर्ण ने घर छोड़ दिया है तो पुनः ये जीर्ण घर जाने वाली नहीं है। तो उसी समय कहते हैं साहब हर्ष ने भी जिद कर ली कि बहना अगर तू घर नहीं चलेगी ना तो तेरा भाई भी घर जाने वाला नहीं है। तो उसी समय कहते हैं साहब जीर्ण के सामने हर्ष ने भी बैठकर उस पहाड़ी पर क्या की थी? तपस्या। इसीलिए कहते हैं साहब जीर्ण माता के मंदिर के सामने हर्ष का मंदिर बना हुआ। अब देना साहब ये हर्ष का मंदिर बना उसी हर्ष की पहाड़ी पर। हर्ष की पहाड़ी मंदिर बनाने वाले कौन थे? विग्रहराज द्वितीय थे। इस मंदिर में कहते हैं साहब भगवान शिव की मूर्ति भी रखी हुई है। भगवान शिव की। तो ये कह सकते हो साहब ये मंदिर हर्ष के साथ में भगवान शिव को भी समर्पित है। और ये मंदिर बना मित्रों महामारू शैली में। और महामारू का दूसरा नाम प्रत्यार शैली भी कह सकते हो।
तो प्रत्यार शैली या फिर महामारू शैली में जो मंदिर बनाना, वो मंदिर है साहब हर्ष का मंदिर, बिल्कुल। तो मित्रों, ये भगवान शिव को समर्पित, हर्ष को समर्पित मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियों पर। और इसी हर्ष के मंदिर के सामने ये मंदिर बना मित्रों, जीण माता का मंदिर, वहां माता है। और जीण माता का मंदिर बना रेवासा में, रेवासा का सीकर के अंदर है। इस मंदिर का निर्माण हुआ था मित्रों पृथ्वीराज प्रथम, बड़े गौर सुना, पृथ्वीराज प्रथम के काल में, प्रथम के काल में इनका कह सकते हो साहब जागीरदार सामंत के अल्लट का कहेंगे नाम मिलेगा अट्टड़। तो अट्टड़ चौहान ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और जीण माता आप चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, चौहानों की कुल देवी। वैसे राजस्थान में अलग अलग चौहानों की कुल देवी अलग अलग है, बड़े गौर से सुनना। आपने देखा होगा कि साहब सांबर वाले चौहान ने, उनकी तो कुल देवी कौन थी, शाकंभरी माता थी। सोनगरा चौहानों कुल देवी कौन थी साहब, आशापुरा माता थी। याद करो साहब हाड़ा चौहानों कुल देवी कौन थी, बदाना माता थी। उसी प्रकार राजस्थान में किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना दे और डायरेक्ट पूछ ले कि राजस्थान के चौहानों की कुल देवी है, तो मित्रों कौन सी माता है, जीण माता है। और इस मंदिर का निर्माण हुआ था पृथ्वीराज प्रथम के काल में। पृथ्वीराज प्रथम याद आया, इतिहास याद करो चौहानों का, इतिहास याद करो वासुदेव चौहान का। उसी वासुदेव चौहान का ही वंशज था पृथ्वीराज प्रथम, बड़े गौर सुना। और पृथ्वीराज प्रथम का ही तो पुत्र था अजयराज, जिन्होंने 1113 ईस्वी में एक नगर बसाया, उस नगर का नाम है अजमेर। तो अजमेर को बसाने वाले अजयराज के पिता का नाम था मित्रों पृथ्वीराज प्रथम। और उन्हीं के समय सामंत कौन थे, अल्लड़, जिनका दूसरा नाम अट्टड़। तो अट्टड़ चौहान ने बनाया था जीण माता का मंदिर। पहले मंदिर का दृश्य देखिए, फिर पूरा इतिहास बताता हूँ। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये मंदिर का आसपास का नजारा देख सकते हो। और ये मंदिर का मुख्य द्वार हो गया। ये मंदिर में जीण माता की मूर्ति लगी हुई है, जीण माता की। अब जीण का इतिहास बताते हैं मित्रों। जीण का जन्म तो हुआ था गांगू गांव में, गांगू का चूरू में। जीण के भाई का नाम था हर्ष और मंदिर बना हर्ष की पहाड़ी पर, पहाड़ी का रेवासा, रेवासा का सिक्कर के अंदर। अब कहते हैं साहब जीण माता देवी अवतार में थी। देवी कब से बनी, कैसे बनी, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शॉर्ट बता दिया था कि घरेलू विवाद होने की वजह से जीण अपना गांव गांगू को छोड़कर आई थी रेवासा में तपस्या करने। यहाँ पर हर्ष की पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर बना हुआ है। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, जीण माता के बारे में इनका मेला लगता है नवरात्रा के अंदर। नवरात्र वर्ष में 2 बार है, एक तो चैत्र और दूसरा हो जाएगा आश्विन। तो मेला लगता है नवरात्रा के अंदर। इन्हीं जीण माता बारे में कहा जाता कि जीण माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी। लेकिन ध्यान रखना, शराब चढ़ाई जाती थी, बकरे की बलि भी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान कहते हैं साहब शराब चढ़ाने और बकरे की बलि पर क्या लगा दिए, रोक लगा दिए। तो मित्रों 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाती थी, कौन सी माता के, जीण माता के। इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। कहते हैं साहब मंदिरों में बड़े बड़े मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। तो गौर सुना, इन्हीं का नाम जीण माता, इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, जीण माता वो देवी है जिनका सबसे लंबा गीत माना जाता है। तो जिस देवी का सबसे लंबा गीत है मित्रों 52 मिनट का। कितने मिनट का है, तो 52 मिनट लंबा जो गीत है ना, गीत किसका है मित्रों, जीण माता का है। और देवी और देवता दोनों पूछ ले कि साहब सबसे लंबा गीत किनका, तो रामदेव जी का बताना। तो देवता में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। लेकिन ध्यान रखना, इधर आपके देवियों में सबसे लंबा गीत कौन सी माता का, जीण माता का है। तो फिर से पटावट परिचय दे रहा हूं। जीण माता गांगू की थी, मंदिर रेवासा बना, रेवासा का सिक्कर में मेला नवरात्र में लगता। वर्तमान कहते हैं साहब मेले में शराब चढ़ाने और बकरे की बलि पर रोक लगा रखी है। साथ ही साथ कहते हैं साहब जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत माना जाता है। जीण के मंदिर का निर्माता अटड़िया अल्लड़ चौहान है। जीण के भाई का नाम हर्ष है। तो मित्रों ये जीण माता का मंदिर है, जीण के दर्शन कर लियो। आगे चलते हैं, एक मंदिर देखते हैं, हर्षनाथ का मंदिर। वो हर्ष की पहाड़ी थी, उसी पहाड़ी मैंने बताया था हर्ष का मंदिर भी है। ये हर्ष के मंदिर का दृश्य है। ये बड़ा सा जो मंदिर देख रहे हो, यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा भी लगी हुई है। यहाँ ये बाहर इस मंदिर के बाहर की वास्तुकारी भी देखिए। और ये आपके सामने यहाँ पर हर्ष का मंदिर बना, हर्ष की मुख्य मूर्ति है ना। तो हर्ष की मुख्य मूर्ति है वो हर्षनाथ मंदिर में। मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर्ष के मंदिर का निर्माण हुआ था 956 ईस्वी में, करवाया था विग्रहराज चौहान द्वितीय ने, है ना। यहाँ कहते हैं साहब लिंगोद्भव भगवान शिव का भी मंदिर बना, मूर्ति स्थापित कर रखी है। तो भगवान शिव को भी समर्पित है। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को।
भाद्र शुक्ल है त्रयोदशी मेला कहाँ लगता है? इसी हर्षनाथ के मंदिर में। और यहाँ इसी मंदिर के निकट आपको ध्यान होना चाहिए हर्षनाथ प्रशस्ति बनी हुई है। हर्षनाथ है, इसके बाद डिटेल और सुन लेते हैं मित्रों। देखना इसी हर्ष के मंदिर के पास हर्षनाथ की प्रशस्ति बनी हुई है। और आपको ध्यान होना चाहिए जब हम चौहान और प्रत्यारों इतिहास पढ़ते हैं ना, तो प्रत्यारों की जानकारी एक बार हर्षनाथ प्रशस्ति ने भी दी थी, है ना। इस प्रशस्ति की रचना हो गई थी मित्रों 973 ईस्वी में। अब याद करो हर्ष का मंदिर तो बना था 956 ईस्वी में। उसके थोड़े ही समय बाद 973 ईस्वी में रेवासा में कहते हैं साहब इसी हर्षनाथ प्रशस्ति का निर्माण हुआ। और निर्माण हुआ था उसी विग्रहराज द्वितीय के समय, है ना। तो मित्रों ध्यान रखना विग्रहराज द्वितीय के समय यहाँ भाई हर्षनाथ प्रशस्ति बनी। और साथ ही साथ कहते हैं साहब यहाँ पर ही हर्ष का मंदिर भी बना था। और आगे चलते हैं, ये गणेश्वर नामक स्थान है। यहाँ पर गणेश्वर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। ये भगवान शिव जी के मंदिर में आप देख सकते हो साहब पूरा शिव जी का परिवार है। ये बड़ा सा शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति भी है, माँ पार्वती की मूर्ति भी है, यहाँ कार्तिकेय भी है। और गणेश जी का भाई भगवान शिव जी का जो वाहन याद को नांदिया, तो नांदिया सहित पूरे भगवान महादेव देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पूरी फैमिली बैठी है साहब इसी गणेश्वर शिव मंदिर में। ये गर्म पानी का कुंड है। अब गौर सुनना, कहते हैं साहब ये गणेश्वर, वैसे ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता भी है, उसकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन इसी गणेश्वर कहाँ है आप भली बात ही समझते हैं। याद करो मैंने आपको बता ही रखा है खंडेला गांव का सिक्कर में। तो खंडेला गांव सिक्कर में गणेश्वर का शिव मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में उस द्वार से प्रवेश करते देखना बाएं तरफ एक बड़ा सा कुंड बना हुआ है। उस कुंड की विशेषता है कि साहब उस कुंड का पानी चाहे सर्दी हो और चाहे गर्मी हो एनी टाइम पानी कहते हैं साहब गर्म पानी रहता है। चाहे कितनी भी कड़कड़ाती ठंड हो ना, उस ठंड में भी कहते हैं साहब ऐसा लग रहा है जैसे इन लोगों ने कोई हीटर लगा रखा है। तो हीटर की बात कहते हैं साहब गर्म पानी है ना, वो मित्रों इसी कुंड के अंदर है। अब कैसे है क्यों सुनो, कहते हैं साहब जिस पहाड़ी से यहाँ पानी आ रहा है ना, वहां पर कहते हैं साहब सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है। बड़े गौर सुनो, वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं, सल्फर की मात्रा सर्वाधिक गुण। और ध्यान रखना जिस पानी में सल्फर डाल दिया जाता है वो पानी कैसा होता है गर्म रहता है। तो कहते हैं साहब और लगभग सल्फर होने की वजह से तापमान कहते हैं टेम्परेचर ज्यादा 35 डिग्री का। तो 35 डिग्री में जितना पानी गर्म रहता है ना उतना पानी गर्म रहता है एनी टाइम, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, है ना। तो सल्फर की अत्यधिक मात्रा की वजह से यहाँ का पानी बहुत ही गर्म है। और विशेषकर कहते हैं साहब इस कुंड में नहाने आते हैं साहब चर्म रोग से पीड़ित व्यक्ति। तो कहते हैं साहब चर्म रोगों का इलाज है ना, इलाज कहाँ पर हो जाता है? इसी गणेश्वर के शिव मंदिर के अंदर, है ना। तो गणेश्वर का शिव मंदिर है, मंदिर में कहते हैं साहब गर्म पानी का कुंड भी बना हुआ है। अब बात करें साहब गणेश्वर सभ्यता की, तो यह है मित्रों गणेश्वर सभ्यता। पहले आप स्थल देखिए फिर इसका पूरा परिचय बताता हूँ। दूर से देखना ये गणेश्वर का बसा हुआ जो गाँव है वर्तमान, लेकिन यहाँ पर पहले सभ्यता थी। सभ्यता खुदाई में क्या क्या मिला देखना, यहाँ पर याद करो साहब चम्मच मिला था, है ना। यहाँ पर याद करो साहब मैंने बताया था साहब एक थाली मिली थी, है ना। यहाँ पर आपको गिलास मिली थी, ये आप देख सकते हो साहब इधर ये जो भाई एक बड़ा सा जो कटोरा है ना ये गिलास के रूप में भी है। और हमने कहा था यहाँ से कटोरा मिला था। तो दैनिक जीवन, बड़े गौर सुना, दैनिक यानी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तु है ना वो कहाँ से मिली थी? गणेश्वर से। याद करो साहब थाली कटोरा चम्मच छोटी सुई इत्यादि। और ये सब के सब कहते हैं साहब बर्तनों में जो तांबा था 99%। तो 99% तांबे के जो बर्तन थे ना वो बर्तन मित्रों कहाँ से मिले हैं? इसी गणेश्वर सभ्यता से। अब देखना मित्रों गणेश्वर की बात करें तो जब हम सभ्यता पढ़ाते हैं उस समय आपको अच्छे से बताते हैं। गणेश्वर सभ्यता अरावली पर्वतमाला में। अरावली का जिला कौन सा? सिक्कर। सिक्कर की तहसील कौन सी मित्रों? ध्यान रखना नीम का थाना। वहाँ एक गाँव कौन सा? खंडेला। तो उसी खंडेला गाँव के अंदर कहते हैं साहब बहुत सारी क्या है पहाड़ियाँ। उन्हीं पहाड़ियों से निकलती नदी कौन सी? कातली नदी। बड़े गौर सुना। और उसी कातली नदी किनारे एक सभ्यता बसी, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। इस गणेश्वर सभ्यता की खोज हुई थी मित्रों 1972 से लेकर 1976 के बीच। याद कीजिए RC अग्रवाल और VN मिश्रा, है ना। तो RC अग्रवाल ने खोज की थी साहब इसकी इसी गणेश्वर सभ्यता की। अब देखना इसी गणेश्वर की खुदाई में क्या क्या आइटम मिले विशेषकर ध्यान रखना। गणेश्वर की खुदाई में कहते हैं साहब यहाँ से दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं मिली थी। यहाँ पर मछली पकड़ने का कांटा भी मिला था।
यहाँ अनुमान लगा सकते हैं यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे, है ना। मछली पकड़ने का कांटा मिला, यहाँ खुदाई में बाणाग्र मिला, यानी बाण के आगे का नुकीला भाग मिला है, बाण आगे का नुकीला भाग मिला। और ये बाण के फोटो वैसे आपको क्लियर नहीं दिख पा रहे हैं यहाँ इसके साथ, वैसे ये तो बैलगाड़ी बना रखी है छोटी सी, इसके पास ही आप देख सकते हो साहब बाण, तो बाण तीर के आगे का भाई भाग मिला था। साथ ही साथ खुदाई हुई ना, तो खुदाई में कहते हैं साहब यहाँ शिकार करते दृश्य भी मिले थे, है ना। और शिकार करते इसी वजह से कहते हैं साहब गणेश्वर के लोग जो कैसे थे भाई, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, इसीलिए कहते हैं साहब मिश्रित जो सभ्यता जिसे कहते हैं सर्वाहारी, तो सर्वाहारी लोग रहते थे मित्रों गणेश्वर सभ्यता के अंदर, है ना। तो ये और गणेश्वर सभ्यता मित्रों ताम्र युगी ने, हम आपको पहले बता चुके हैं ये सभी बर्तन तांबे के हैं, और तांबे में कहते हैं साहब 99% तांबा मिला साहब गणेश्वर से। और बिल्कुल शुद्ध नाम कहूँ ना तो गणेश्वर सभ्यता पाषाण युग में भी थी और गणेश्वर सभ्यता ताम्र युग में भी थी, है ना। तो इसे आप ताम्र पाषाण सभ्यता भी कह सकते हो। गौर सुनना, ताम्र वैसे पत्थर के भी मिले, जैसे ये जो बैलगाड़ी है ना, ये बैलगाड़ी जो बना रखी है पत्थर से बना रखी है। ये आप जितने बर्तन देख सकते हो ये भी पत्थर के बने हुए, है ना। यहाँ भी थाली है, कटोरा है, बड़े बड़े से टब देख सकते हो, बड़े बड़े से मटके देख सकते हो, ये भी मिट्टी के है ना, मिट्टी का पत्थर भी कह सकते हो। तो मिट्टी, पत्थर और तांबे के बने हुए बर्तन है ना, वो मित्रों कहाँ के हैं, गणेश्वर सभ्यता के। तो और इसी गणेश्वर विशेष बात ध्यान रखना, इसकी खोज और खुदाई करने वाले RC अग्रवाल और VN मिश्रा थे। और आगे चलते हैं, ये यहाँ पर सप्त गौ माता का मंदिर बना हुआ रेवासा के अंदर, और पूरे राजस्थान का पहला सप्त गौ माता का मंदिर बना मित्रों रेवासा में, और समूचे भारत का कहते हैं साहब चौथा ये भाई गौ सप्त माता का मंदिर बना हुआ है, यानी सप्त का में 7 गौ माता, तो गायों को समर्पित मंदिर है ना। तो राजस्थान का तो पहला है, बड़े गौर सुनना, राजस्थान का प्रथम मंदिर है, और समूचे भारत देश का कहते हैं साहब चौथा जो गौ माता मंदिर है ना, ये मित्रों कहाँ बना हुआ, रेवासा में। और रेवासा का सीकर में, और इसकी प्राण प्रतिष्ठा यानी कहते हैं शिलान्यास हुआ था मित्रों वर्ष 2006 के अंदर। तो वर्ष 2006 में पूरे राजस्थान में पहली बार गौ माता का मंदिर बना था। तो ये तो हो गया गौ माता का मंदिर। और आगे चलते हैं, इसी प्रकार यहाँ आपको महान स्वतंत्रता सेनानियों के फोटो दिख जाएंगे। और ये जो आपके सामने स्वतंत्रता सेनानी है ना, ये मित्रों याद करो, मैंने आपको बताया था ना राजस्थान में जो सिक्कर है ना, सिक्कर वीर सपूतों की धरती मानी जाती है। फोटो से आपको लग ही गया होगा, ये है डूंगर जी, ये है जवार जी, ये है लोटू निठारवाल, और ये है करना मीणा। करना मीणा जैसा कि फोटो में देख रहे हो, स्वतंत्रता सेनानी डूंगर जी, जवाहर जी, लोटिया जाट, सावता, मीणा। तो ये जितने भी जो लोग है ना, इन लोगों की जो पिक्चर है उस समय की पिक्चर है ये। अब ये डूंगर जी जवाहर जी कौन है बताने आवश्यकता नहीं, फिर भी बता देता हूँ मित्रों। ये जो डूंगर जी और जवाहर जी, इनका वास्तविक नाम तो था बल जी और भूर जी। आपसी रिश्ता था चाचा भतीजा। वैसे अंग्रेजों की दृष्टि में कार्य था लूटपाट करना, लेकिन लूटने का तरीका अलग था। अमीरों से धन लूटते और जो कहते हैं ऐसा गरीबों में बांट देते, तो गरीबों के देवता कहलाए थे। अब ये है कौन सुनो, डूंगर जी आप तो थे पाटोदा ठिकाने के, कौन सा है, पाटोदा। और जो जवाहर जी है ना, ये कहते हैं साहब आपस में, वैसे ध्यान रखना रिश्ता चाचा भतीजा, और आप थे बिठोट के ठाकुर। कौन से हैं, बिठोट। तो बिठोट पाटोदा ठिकाना था डूंगर जी का, और बिठोट जो ठिकाना था ना वो किनका था मित्रों, आपके जवाहर जी का। तो ये डूंगर जी जवाहर जी है। अब डूंगर जी जवाहर जी के साथ में 2 नाम और याद रखना, एक तो कौन है साहब लोटू निठारवाल जिन्हें कहते हैं लोटिया जाट, है ना, और एक कौन है सावता मीणा। अब कहानी क्या है सुनो, बड़े गौर से सुना। कहते हैं साहब डूंगर जी जवाहर जी, उनमें से डूंगर जी की कहानी बताए ना, तो डूंगर जी उस समय के तत्कालीन एक शेखावटी ब्रिगेड थी, तो शेखावटी ब्रिगेड के रिसालदार माने जाते थे। अब शेखावटी ब्रिगेड में रहते हुए उन्होंने देख लिया कि साहब इस सेना यानी इसमें अंग्रेजों का एक ही कार्य कूटनीति का कार्य है, यानी भाई कहते हैं फूट डालो और राज करो। तो फूट डालो राज करो की नीति किन की थी, अंग्रेजों की थी। इस नीति का पता किन को लग गया, डूंगर जी लग गया। तो डूंगर जी ने कहते हैं साहब उसी शेखावटी ब्रिगेड में रहते हुए कहते हैं साहब विद्रोह किया, और जैसे विद्रोह करना प्रारंभ किया ना, तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ बहुत सारी बगावत भी की थी। और इन्हीं डूंगर जी के कहते साहब सगे संबंधी, इनके रिश्तेदार एक थे भैरू सिंह जी। तो कहते हैं साहब भैरू सिंह जी के साथ भैरू सिंह जी से मिलकर अंग्रेजों ने कूटनीति का प्रयोग करके धोखे के साथ साहब गिरफ्तार किया था मित्रों किनको, डूंगर जी को। आप मैं फिर से कह रहा हूँ,
भाई शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी शांति स्थापना को लेकर, लेकिन बाद में कहते हैं अंग्रेजों ने आपसी ठाकुरों को लड़ाना भी प्रारंभ कर दिया था, है ना। ठाकुरों की सेना और सेना लेते थे साहब अपने भारतीय जितने भी लोग थे उन भारतीय लोगों के या फिर आपस में जो भाईचारा था उस भाईचारे को समाप्त करने का काम कर रही थी शेखावटी ब्रिगेड। उस समय इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करते जैसे ही साहब भैरू सिंह ने गिरफ्तार किया ना, उस समय ने रखा था आगरा जेल के अंदर, है ना। तो आगरा जेल में जिस समय गिरफ्तार हुए थे डूंगर जी, उसी समय कहते हैं साहब जवाहर जी के कहने पर लोटू निठारवाल और साथ में कहते हैं सावता मीणा दोनों ने मिलकर बड़ी तरीके से, वैसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, समय नहीं है, लेकिन फिर बता देता हूं। लोटू निठारवाल और सावता मीणा ने अपनी बुद्धि चातुर्य से कहते हैं साहब डूंगर जी को उस जेल यानी आगरा जेल से आजाद करवाया। कैसे करवाया? कहते हैं साहब लगभग 400-500 लोग है उसी, कहते हैं साहब भाई जो जेल थी कौन सी, आगरा जेल है, उसी फतेहपुर सीकरी आगरा। तो फतेहपुर सीकरी आगरा में कहते हैं साहब बारात लेकर गए थे। अब उस समय कहते हैं जैसी बारात आगरा पहुंची ना, उस समय वहां एक खबर फैला दी कि साहब बारात जा तो रही थी विवाह करने, लेकिन जहां विवाह करने जा रही थी उस वधु पक्ष के वहां किसी की मौत हो चुकी है। अब कहते हैं साहब मरने का बहाना करके एक दिन नहीं बल्कि लगभग 12 से 13 दिन बारात ने वहीं डेरा डाले रखा, और उन्हीं 12-13 दिनों के दरमियान गुप्त रूप से कहते हैं साहब लोटू निठारवाल और साथ में कौन थे, सावता मीणा, इन दोनों ने आगरा जेल तक जाने का रास्ता भी खोज लिया। अब कहते हैं साहब आगरा जेल में जाकर डूंगर जी को कहते हैं साहब उन अंग्रेजों को चैलेंज करके अंग्रेजी सेना को चीरते हुए लोटू निठारवाल और सावता मीणा दोनों ने कहते हैं साहब कैद से आजाद करवा दिया कि डूंगर जी को। तो डूंगर जी को जेल से आजाद करवाने वाले 2 वीर योद्धा, एक का नाम लोटू निठारवाल, इन्हें लोटू जाट भी कहते हैं, और एक सावता मीणा है ना। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर डूंगर जी आजाद करवाया। आगे जाकर कहते हैं साहब इन्हें पुनः कैद किया तो जोधपुर जेल में निकट रहते यहाँ इनका देहांत भी हो गया था। तो इनका डूंगर जी का देहांत हुआ था मित्रों जोधपुर के निकट, है ना। अब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, कहने का तात्पर्य है कि डूंगर जी जवाहर जी एक देव रूप में थे जो अमीरों से धन लूटते गरीबों बांट देते। इन्होंने नसीराबाद की छावनी को भी लूटा था, और विशेषकर 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विद्रोही सैनिकों को आर्थिक सहायता देने का काम किसने किया था मित्रों, डूंगर जी और जवाहर जी ने। और डूंगर जी जवाहर जी का साथ निभाने के लिए 2 महान व्यक्तियों के नाम याद रखना, लोटू निठारवाल और सावता मीणा। और आगे चलते हैं, इसी यहाँ कह सकते हो साहब शेखावटी में सिक्कर में एक नृत्य प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी। कौन सी घोड़ी है? वैसे कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये मित्रों जानना व्यवसायिक नृत्य है। कैसा नृत्य है? व्यवसायिक नृत्य है। अब कच्ची घोड़ी का मीन आप समझ गए होंगे ना, ये कोई घोड़ी वाली घोड़ी नहीं है ना। बांस की खपचियों से बनाई जाती है घोड़ी। ये आप देख सकते हो साहब पुरुष है यहाँ एक कच्ची घोड़ी बना रही, लेकिन इस घोड़ी इस नृत्य का तरीका क्या यो भी सुन ले। इस कच्ची घोड़ी नृत्य में 8 पुरुष होते हैं, 4 होते हैं आमने, 4 होते हैं सामने। अब 8 पुरुष दौड़ते हुए आएंगे, 8 एक हो जाएंगे, फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो एक हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो कहते हैं साहब कच्ची घोड़ी नृत्य होता, बड़े पैटर्न बनाकर नृत्य किया जाता है। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का? शेखावटी का है। और शेखावटी में भी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सिक्कर का है। तो मित्रों शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य कच्ची घोड़ी है। फिर से सुनना, कच्ची घोड़ी नृत्य की विशेषता ये है कि साहब चारों पुरुष यानी 8 पुरुष है, 4 होंगे आमने, 4 होंगे सामने, दौड़ते हुए आएंगे, 8 एक होंगे, फिर अलग हो गए, फिर एक हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य इस नृत्य में ऐसा लग रहा है कि जैसे साहब कली के खिलने से फूल बन रहा है और फूल सिकुड़ने से पुनः कली बन रही है। तो कभी कहते हैं साहब कली से फूल, तो कभी फूल से कली, कली से फूल और फूल से कली। तो इस प्रकार कहते हैं साहब ये घूमते हुए और दौड़ते हुए तेज गति में नृत्य होता मित्रों। कौन सी घोड़ी है? कच्ची घोड़ी नृत्य है। और नृत्य कैसा बताओगे? व्यवसायिक नृत्य माना जाता है ना। अब उसी प्रकार यहाँ शेखावटी में सिक्कर में एक पुस्तकालय प्रसिद्ध है मित्रों, नाम है सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती लाइब्रेरी कह सकते हो। इस लाइब्रेरी का निर्माण होता पूर्णमल सिंगानिया की दुकान पर बने चौबारे पर श्री वासुदेव गोयनका व बजरंग लाल लोहिया के अथक प्रयासों से 14 मई 1910 ईस्वी को सरस्वती के मंदिर की स्थापना हुई। और यहाँ पर कहते हैं साहब जो इस भाई संग्रहालय की स्थापना हुई ना, उस समय कहते हैं साहब मात्र 100 पुस्तकों से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज राजस्थान का बहुत बड़ा पुस्तकालय बन गया साहब सरस्वती पुस्तकालय। यहाँ पर सरस्वती का मंदिर भी बना हुआ है ना। और पूजले साहब बनाने वाले कौन थे? तो एक तो नाम याद रखना मित्रों, बजरंग लाल लोहिया, बजरंग लाल लोहिया, और साथ में एक थे मित्रों वासुदेव गोयनका, वासुदेव गोयनका। और ये स्थान देने वाले कहते हैं साहब जो भाई व्यवसायी कह सकते हो साहब, या बढ़िया रूप कह सकते हो पूर्णमल सिंगानिया।
तो पूर्णमल सिंघानिया की जो दुकान थी ना, उसी दुकान को सरस्वती मंदिर का रूप दिया। उसी दुकान में कहते हैं साहब 101 पुस्तकें रखेगी और 100 पुस्तकों के साथ ही इस सरस्वती संग्रहालय की, सरस्वती पुस्तकालय की शुरुआत हुई थी। तो बजरंग लाल लोहिया और वासुदेव गोयनका ये तो थे बनाने वाले, और दुकान देने वाले, जमीन देने वाले थे ना, वो मित्रों कौन थे? पूर्णमल सिंघानिया। पूर्णमल सिंघानिया। और आगे वैसे इनका थोड़ा चित्र दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो साहब, ये संग्रहालय बना हुआ है, और इस संग्रहालय में क्या ये देख दो साहब, निरीक्षण करते हुए जयनारायण व्यास भी है ना। ये आप देख सकते हो साहब, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? जयनारायण व्यास थे। तो जयनारायण व्यास साहब है यहाँ इस संग्रहालय का कहते हैं साहब अवलोकन करने भी गए हुए थे। यहाँ की जो प्रमुख नदियां कौन सी है? तो कातली नदी है, जिसे काटली भी कहा जाता है। और यहाँ झील कौन सी है? रेवासा झील है। कातली नदी वही है जिसका उद्गम होता है साहब वही भाई खंडेला की पहाड़ियों से, है ना। और गांव कौन सा? रेवासा गांव है। तो रेवासा गांव खंडेला की पहाड़ियों से निकलती नदी कौन सी? कातली नदी है। सिक्कर और झुंझुनू जिलों में बहती है। चूरू झुंझुनू जिलों की सीमा पर ये लुप्त हो जाती है, यानी सिक्कर और भाई झुंझुनू में तो चलेगी, लेकिन कहते हैं साहब चूरू और झुंझुनू जो बीच जो सीमा है ना, वहां पर कहते हैं साहब लुप्त प्राय हो जाती है। इसीलिए इसे कई बार आप आंतरिक प्रवाह की नदी भी कहते हैं, आंतरिक प्रवाह की। और इसका अपवाह क्षेत्र केवल तोरावटी वाला इलाका ही माना जाता है, शेखावटी तोरावटी। बिल्कुल रेवासा नमकीन झील 100% है। नमक खारे पानी की झील कौन सी है साहब? ये रेवासा झील है। और इसी कातली नदी किनारे आपकी सभ्यता कौन सी बची? गणेश सभ्यता बसी है ना। और इस कातली नदी की टोटल लंबाई पूछे ना तो मित्रों 100 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 100 किलोमीटर। और रेवासा झील है वो सबसे नमकीन झील है। अब खारे पानी की झील है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में इस झील का उल्लेख भी किया, याद करो, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में कहते हैं साहब रेवासा झील का जिक्र किया था किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। और यहाँ एक झील और भी रहना, केचोर झील है। कौन सी झील है? केचोर झील भी है। और अन्य कई जलाशय, प्रीतमपुरी झील है, रायपुर बांध है। तो यहाँ पर एक प्रीतमपुरी झील का नाम भी याद रखना, प्रीतमपुरी। तो रेवासा झील है, केचोर झील है, प्रीतमपुरी झील है, और साथ दिशा यहाँ पर एक बड़ा सा बांध बना, उस बांध का नाम है रायपुर बांध। तो मित्रों ये जल स्रोत कह सकते हो साहब कहाँ के हैं? आपके सिक्कर के। सिक्कर जिले के महत्वपूर्ण खनिज की बात करें तो तांबा है, यूरेनियम है, चूना पत्थर है, कैल्साइट है, रॉक फास्फेट है और फ्लोराइड है। वैसे हम तांबे की बात करें तो तांबा सर्वाधिक है खेतरी में, खेतरी का झुंझुनू के अंदर है, याद है। लेकिन बात करें साहब वहाँ पहाड़ी का नाम है कोलांड की पहाड़ी, और उस कोलांड की पहाड़ी का फैलाव मित्रों सिक्कर में भी है। एक स्थान है रघुनाथपुरा। कौन सा पुरा है? तो रघुनाथपुरा का तो प्रसिद्ध हो गया मित्रों तांबा। क्या प्रसिद्ध हो गया? तांबा। यूरेनियम है ना वो तो है मित्रों खंडेला गांव का। यूरेनियम कहाँ का है? खंडेला। खंडेला गांव वही सिक्कर में, जहाँ थोड़ी देर पहले आपने कातली नदी निकाली थी। और ये जो चूना पत्थर है ये मित्रों कहाँ का? पाटन का है। और पाटसा एक स्थान है मांडवा। कौन सा है? वैसे मंडावा तो ध्यान रखना वहाँ कहाँ है? आपके झुंझुनू में। लेकिन मंडावा नहीं, मांडवा पूछे ना तो मांडवा में ध्यान रखना चूना पत्थर है। मांडवा में चूना पत्थर वो कहाँ है साहब? आपके सिक्कर में। फ्लोराइड है। फ्लोराइड का साहब मुख्य सिक्कर के अंदर आपको फ्लोराइड की मात्रा मिल जाएगी, है ना। यहाँ पर एक स्थान है साहब करपुरा, है ना, जहाँ से रॉक फॉस्फेट मिलेगा। और कैल्साइट है ना वो मिलेगा मित्रों रायपुर में। और कैल्साइट रायपुर में। और समूचे राजस्थान में सर्वाधिक ये जो कैल्साइट खनिज है ना ये मित्रों कहाँ से मिलता है? रायपुर से। रायपुर का साहब आपके इसी सिक्कर के अंदर। वैसे रायपुर बहुत ज्यादा जगह ध्यान रखना, रायपुर आपके छत्तीसगढ़ में भी है, रायपुर आपके पाली में भी है, और रायपुर आपके सिक्कर में भी है। लेकिन पूछ लेना कि राजस्थान में सर्वाधिक कैल्साइट मिलने वाला रायपुर नामक स्थान कहाँ पर है? तो मित्रों बताना सिक्कर के अंदर है ना। तो ये कैल्साइट का है सिक्कर के अंदर है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर में बिल्कुल 100% है। वैसे ये खनिज यहाँ पर है, एकाधिकार केवल कैल्साइट का है, बाकी ये सारे खनिज और भी तो कहीं मिलते होंगे। उसी प्रकार सिक्कर जिले के मेलों की बात करूं तो मेला लगता है खाटू श्याम बाबा का मेला। याद करो साहब वही खाटू गांव में, दाता रामगढ़ सिक्कर में। पहले ही बता दिया था फाल्गुन शुक्ल एकादशी, और मेला 2 दिन लगता है साहब, द्वादशी में लगता है। वैसे यूं तो मेला 8 दिन तक चलता है। बड़े गौर सुना, खाटू श्याम जी का मेला, बरबरी का मेला, शीशदानी का मेला, ये मेला 1 दिन नहीं बल्कि 8 दिन लगता है। लेकिन मुख्य मेला लगता है एकादशी और द्वादशी को। बालेश्वर का मेला है ये लगता है श्रावण द्वादशी को। उसी प्रकार पूछे जीर्ण माता का मेला रेवासा, बधाई देता नवरात्र चैत्र और आश्विन वाले। शाकंभरी माता का मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। वैसे ध्यान रखना
शाकंभरी माता का मुख्य जो मंदिर है ना, वो तो मित्रों कहाँ है, आपके उदयपुर वाटी में। उदयपुर वाटी का झुंझुनू के अंदर है। तो इधर आते हैं अपन, शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी का मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। लेकिन एक शाकंभरी का स्थानीय मंदिर ध्यान रखना सिक्कर में भी है, और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन है। और मुख्य वहाँ जो लगता है ना उदयपुर वाटी, वहाँ 2 दिन चलता है, सप्तमी और अष्टमी के दिन। और आगे चलते हैं, ये सिक्कर जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH11 भी है, NH52 भी है, NH58 भी है ना। तो NH11, NH52, NH58 ना, ये मित्रों कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर है। और आगे चलते हैं, अब महान व्यक्तित्व की बात करें तो इसी सिक्कर जिले में गांधी जी के 5वें पुत्र, जैसा कि फोटो में देख पा रहे हो, जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज का भी जन्म मित्रों यही हुआ था। याद कीजिए, हमने आपको बहुत पहले शायद बता रहा होगा, काशी का बास, याद आ रहा है कुछ? काशी का बास, और काशी का बास कहाँ पर है मित्रों, सिक्कर में। और काशी का बास सिक्कर के निवासी कौन है, जमनालाल बजाज। जैसा कि आप लोग इधर देख पा रहे हैं, जमनालाल बजाज पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हो रखा है। तो देखना 1970 ईस्वी में 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था जमनालाल बजाज पर। जन्म इनका हुआ था 4 नवंबर 1889 ईस्वी को, है ना। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1942 ईस्वी को। यानी ये कह सकते हो भारत छोड़ो आंदोलन से थोड़ा सा पहले कहते हैं सा निधन किनका हो गया था, जमनालाल बजाज साहब का। पूरा परिचय दे देते हैं। वैसे आप सभी भली भांति समझते हैं, मगेश जाकर कह रहे हैं कैदी नंबर 4, नहीं गलत बोल रहे हो, गुलाम नंबर 4। यही तो फर्क आता है। मतलब हिस्ट्री में जो भी है ना वो सारा फैक्चुअल है, और फैक्चुअल है ना उसमें कभी भी कोई हेरफेर नहीं होता शब्दों के अंदर। गुलाम नंबर 4 कह सकते हो, कैदी नंबर 4 कहाँ से आ गए, है ना। तो मित्रों अब जमनालाल बजाज का परिचय मैं थोड़ा सा दे देता हूँ, आप गौर से सुनते जाना, बोलूंगा लिखते जाना साथ साथ में। जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था काशी का बास में। काशी का बास कहाँ, सिक्कर के अंदर। जमनालाल बजाज की घरवाली धर्मपत्नी का नाम था मित्रों जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज राजस्थान की वो प्रथम महिला है जिसे पहली बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली महिला पूछे ना तो मित्रों कौन है, जानकी देवी बजाज है। जमनालाल बजाज की घरवाली जानकी देवी बजाज वही है जिन्होंने विनोबा भावे के साथ मिलकर शेखावटी में 108 कुएं लगाने का सामाजिक सरोकार का कार्य किया था। तो 108 कुएं लगाने वाले एक आंदोलन चला था, भूदान आंदोलन। याद आ रहा कुछ? तो भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे के साथ 108 कुएं बनाने का श्रेय जाता है जमनालाल बजाज की घरवाली, नाम है जानकी देवी बजाज। और जानकी देवी बजाज जी वो प्रथम महिला है जो राजस्थान में पहली बार किसी प्रजामंडल की अध्यक्ष भी बनी थी। और प्रजामंडल कौन सा, जयपुर। तो जयपुर प्रजामंडल की महिला अध्यक्ष पूछे ना तो जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी जानकी देवी बजाज ही तो थी साहब। अब इनके खुद की बात करें तो जमनालाल बजाज आप बहुत बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े व्यवसायी थे, और इन्होंने राजस्थान के जितने भी क्रांतिकारी संगठन थे ना उन संगठनों में कहते हैं साहब आर्थिक सहायता का कार्य किया था। इसीलिए ध्यान रखना इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। और सुना, राजस्थान का दूसरा भामाशाह। दूसरा क्यों कि पहला और वास्तविक भामाशाह वो तो भामाशाह है जो कहाँ के निवासी है, पाली के हैं, जिन्होंने महाराणा प्रताप की थी आर्थिक सहायता। उसी प्रकार उद्योगपति जिन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारी संगठन को बढ़ावा देने के लिए जो आर्थिक सहायता की थी वो आपके जमनालाल बजाज है। इन्हें राजस्थान का दूसरा भामाशाह कहा जाता है। इन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ऐसा अद्भुत कहते हैं साहब विषय की बात, ये अद्भुत बात ये कि साहब एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने कहते हैं साहब गांधी जी को खुद चलाकर लेटर लिखा, पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि आप गांधी जी आपके 4 पुत्र तो है लेकिन आप मुझे 5वें पुत्र के रूप में स्वीकार कीजिए। भाई आपने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे, ऐसे पिता देखे हैं जिन्होंने किसी पुत्र को गोद लिया है। बड़े गौर से सुनना, पिता ने चलाकर किसी पुत्र को गोद लिया, लेकिन एक महान व्यक्ति ऐसे हैं जो खुद कहते हैं साहब महात्मा गांधी को अपना 5वां पुत्र स्वीकार करवाने के लिए भी अर्जी लिख रहे थे। तो कहते हैं साहब अर्जी लिखकर महात्मा गांधी से अपने 5वें पुत्र की उपाधि धारण करने वाले महान व्यक्तित्व के धनी कौन है, जमनालाल बजाज है। तो आप गांधी जी के 5वें पुत्र भी माने जाते हैं। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं, ये अपने आप को गुलाम नंबर 4 भी मानते हैं। गुलाम नंबर 4 कैसे
इन्होंने कहा कि मैं मेरे देश का गुलाम हूँ, इन्होंने कहा मैं मेरे देशी रियासत का गुलाम हूँ, इन्होंने कहा मैं मेरे देशी राजा का गुलाम हूँ, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि मैं गुलाम हूँ मेरी धर्मपत्नी का। यानी मेरे देश का गुलाम हूँ, मेरे देशी रियासत का गुलाम हूँ, देशी राजा गुलाम हूँ, और साथ साथ गुलाम हूँ मैं मेरी लुगाई का गुलाम हूँ। तो मित्रों ऐसे गुलाम नंबर 4 कहलाने वाले कौन थे? आप नाम जमनालाल बजाज। मित्रों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने, बड़े गौर सुना, अंग्रेजों ने कहते हैं साहब इन्हें एक उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की। लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान कहते हैं साहब राय बहादुर की उपाधि उन्हें अंग्रेजों को लौटाने वाले भी कौन थे? जमनालाल बजाज ही थे। तो इनका पूरा नाम यह था, राय बहादुर जमनालाल बजाज। लेकिन कहते हैं साहब असहयोग आंदोलन का मुख्य सिद्धांत यही था कि विदेशी वस्तुएं और विदेशी उपाधियों का बहिष्कार करना है। तो कहते हैं साहब विदेशी उपाधि कौन सी? राय बहादुर है, और राय बहादुर की उपाधि का बहिष्कार करने वाले कौन है? जमनालाल बजाज है। और इन्होंने बहिष्कार किया था मित्रों असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 ईस्वी में। तो मित्रों ये जमनालाल बजाज की कहानी वैसे बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। जमनालाल बजाज वही है जिन्होंने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया था, इन्होंने जयपुर सीकर प्रजामंडल का गठन किया था, है ना, सीकर प्रजामंडल का गठन किया था। हाँ तो मित्रों ये जमनालाल बजाज की कहानी होगी। उसी प्रकार महान व्यक्तित्व की बात करें तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी है। इनका जन्म 19 दिसंबर 1934 में हुआ, और भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति पूछे तो मित्रों कौन बताओगे? प्रतिभा सिंह पाटिल कह सकते हो साहब। अब प्रतिभा सिंह पाटिल आप राज्यसभा में 1986 लेकिन 1988 तक आप उपसभापति भी रहे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले राज्यसभा उपसभापति थे, उसके बाद राजस्थान के राज्यपाल बने थे 2004 से 2007 तक, और आखिर में कहते हैं साहब पहली महिला राष्ट्रपति बनने का जो श्रेय जाता है ना वो इनको जाता है 2007 से 2012 तक। 2000 है। तो मित्रों राजनीतिक करियर की बात करूं तो यहाँ शॉर्ट में नीचे लिख भी देता हूं, आप राज्यसभा के उपसभापति भी रहे हुए हैं, राज्यसभा के उपसभापति भी रहे हुए हैं, साथ ही साथ आप उपसभापति रहे हुए हैं, साथ ही साथ आप राजस्थान राज्य के राज्यपाल भी रहे हुए हैं, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, और साथ ही साथ आप राजस्थान की पहली महिला राष्ट्रपति भी रही हुई है। महिला आप बात करें सर उपसभापति की तो वो तो है 1986 से लेकर 1988 तक। 1900 उप राज्यपाल की बात करें 2004 से लेकर 2007 तक, है ना, 2007 तक। और राष्ट्रपति की बात करें तो 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से 2012 तक कहते हैं साहब राष्ट्रपति बनने वाली कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। बिल्कुल पूर्व में राज्यपाल भी रही हुई है, 100% रही हुई है। तो मित्रों ध्यान रखना, आप वो महान हस्ती उनका जन्म भी मित्रों कहाँ पर हो रखा है? आपके सीकर के अंदर है। और आगे चलते हैं। अब आपके सामने बाबूसा नाम से जो प्रसिद्ध है राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री नाम भैरों सिंह जी शेखावत है, और भैरों सिंह शेखावत का जन्म हुआ था 23 अक्टूबर 1923 को। इनका स्वर्गवास, इनकी मृत्यु, इनका देहांत हुआ था 15 मई 2010 को। जैसा आप लोग भली भांति से समझते हैं भैरों सिंह जी अपने राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। इन्हें बाबूशाह के नाम से भी जाना जाता है ना। इनका जन्म श्री माधोपुर में हो रखा है, और श्री माधोपुर का सीकर में है ना। खाचरियावास बिल्कुल खाचरियावास है साहब, है ना। खाचरियावास श्री माधोपुर का आपके श्री माधोपुर का आपके सीकर के अंदर है। अब इनका पूरा राजनीतिक करियर देखें आप, राजस्थान के एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, 1977 से 80 तक, 1990 से 1992 तक, और 1993 से 1998 तक, है ना। तो 2 मुख्यमंत्री कार्यकाल तो पूरा नहीं 5 वर्ष का नहीं हो पाया था, लेकिन 1993 से 1998 पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल रहा था भैरों सिंह शेखावत साहब का। तो आप राजस्थान के एक बार नहीं बल्कि 3 बार सीएम रहे हुए। साथ ही साथ ध्यान रखना, आप राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी जो सीएम थे ना वो सीएम कौन है मित्रों? भैरों सिंह शेखावत हैं। और आप एक बार नहीं बल्कि कितने 3 बार रहे हुए हैं साहब सीएम, 1977 से लेकर 1980 तक, 90 से 92, 1993 से 98 तक। बिल्कुल सही कह रहे हो। और बाद में आप हिंदुस्तान के उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित कर चुके हैं 19 अगस्त 2012 से लेकर 21 जुलाई 2007 तक। तो ये समझ लो 2002 से लेकर 2007 तक हिंदुस्तान के
उपराष्ट्रपति पद को कह सकते हैं सुशोभित करने वाले कौन है? अपने भैरव सिंह जी शेखावत साहब। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा कि सिक्कर की एक महान हस्ती जो पहली महिला राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। और उपराष्ट्रपति वो मतलब कौन है? भैरव सिंह शेखावत। तो अपने राजस्थान में उपराष्ट्रपति भी भाई अपने राजस्थान ने उपराष्ट्रपति भी दिया हिंदुस्तान को, और साथ साथ में आपके महिला राष्ट्रपति पद को भी, जन्म खाचरिया गांव में। तो ये मित्रों भैरव सिंह जी शेखावत साहब है। और इन्हें एक बार जानना, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, यानी 2003 ईस्वी में, ये नोट करने लायक बात है, 2003 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित महान व्यक्ति पूछे तो मित्रों कौन बताओगे? भैरव सिंह जी शेखावत बताओगे। हाँ, और आगे चलते हैं मित्रों। इसी प्रकार कृपाल सिंह शेखावत जन्म हुआ 1922 में, देहांत होता 15 फरवरी 2008। जैसा कि नाम आते आपको पता लग गया होगा कि राजस्थान में एक पोट्री मित्रों कौन सी? ब्लू पोट्री। कौन सी पोट्री है? तो ब्लू पोट्री के महान चित्रकार माने जाते थे कौन? कृपाल सिंह शेखावत। आपका जन्म हुआ था मऊ गांव में, और मऊ वर्तमान गांव सिक्कर के अंदर है। इन्हें पद्मश्री और शिल्प गुरु की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो मित्रों 1974 ईस्वी में, बड़े गौर से सुनना, 1974 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन सी मिला हुआ है? पद्मश्री मिला हुआ है। और 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में इन्हें शिल्प गुरु की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो मित्रों शिल्प गुरु भी है और पद्मश्री सम्मानित ब्लू पोट्री के महान चित्रकार मऊ गांव सिक्कर निवासी मित्रों कौन सिंह है? कृपाल सिंह शेखावत है। वैसे ध्यान रखना, ब्लू पोट्री प्रसिद्ध हो कहाँ की है? जयपुर की है, समझ रहे हो भाई। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन उस ब्लू पोट्री के महान कलाकार पूछे, चित्रकार पूछे ना, तो मित्रों बताना सिक्कर के निवासी कौन से सिंह है? कृपाल सिंह शेखावत है। फिर से कह रहा हूँ, 1974 में पद्मश्री मिला और 2002 में शिल्प गुरु की उपाधि से इन्हें नवाजा गया, और दोनों ने पुरस्कार देने में अपने भारतीय सरकार। हाँ जी, और आगे चलते हैं। इसी प्रकार आपके सामने नायक दिगेंद्र कुमार सिंह है, जन्म हुआ था 3 जून 1969 को। प्यारे परीक्षार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है आज कारगिल विजय दिवस माना जाता है। कारगिल विजय दिवस है, तो इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कारगिल युद्ध के महान योद्धा वीर सपूत नाम दिगेंद्र सिंह जी, तो ये है आपके साथ दिगेंद्र सिंह जी। और मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने और दिगेंद्र सिंह जी ने एक बार मंच भी साझा किया था। आपको ध्यान होना चाहिए, पुलवामा कांड के समय, पुलवामा कांड के बाद जालोरी गेट सर्किल पर शहीदों को सम्मानित करने को लेकर एक बहुत बड़ा समारोह प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम में भाई उस समय भाई उस मंच पर संबोधित करने आए हुए थे कौन? दिगेंद्र सिंह जी। और उसमें हमने भी हिस्सा लिया, हमने भी भाग लिया, तो मंच साझा किया था। और ये उस समय की फोटो पिक्चर भी है, आप लोगों को शायद दिख पा रही होगी। ये जो जीव जंतु खड़ा ये हम ही है, और हमारे साथ में आप है दिगंबर सिंह जी, तो दिगेंद्र सिंह जी और हमारी ये साथ में मंच साझा करने वाली जो पिक्चर है ना, ये मित्रों जालोरी गेट सर्किल की ही है। तो मेरा परम सौभाग्य मानता हूं मैं कि साहब ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी दिगेंद्र सिंह जी है, इनके साथ मुझे कुछ पल खड़े रहने, इनके साथ कुछ पल बतियाने का मुझे समय मिला, तो मैं परम सौभाग्यशाली माना जाता हूँ। ऐसे महान वीर योद्धा, इन्होंने अपनी कहानी बताई थी, एक नहीं बल्कि 5-5 गोलियां कहते हैं साहब सीने में लग गई थी, फिर भी कहते हैं साहब 13 जून 1999 को सवेरे 4 बजे कहते हैं साहब घायल अवस्था में थे, फिर भी कहते हैं साहब सामने पाक आतंकवादियों को मार गिराया। और गिराने के साथ ही साथ कहते हैं साहब उस समय बहुत ही बर्फीली चोटी थी, बर्फ बहुत ज्यादा ठोस थी। उस ठोस बर्फ के अंदर कहते हैं साहब वो तिरंगा झंडा लहराना चाह रहे थे, लेकिन कहते हैं साहब जो डंडा अंदर नहीं जा रहा था ना, उस समय इन्होंने कहानी बताई कि साहब एक मरे हुए किसी पाकिस्तानी सिपाही को पकड़ कर लेकर आए, उस आतंकवादी के शरीर को चीरते हुए पूरा तिरंगा झंडे का जो कहते हैं जो ध्वज है ना, वो डंडा पूरा कहते हैं शरीर के साथ फंसाकर तिरंगा झंडा लहरा दिया। लहराने वाले कौन है? नायक दिगेंद्र कुमार जी। आपका जन्म नीम का थाना में, गाँव का नाम है जालरा गाँव है। तो नीम का थाना गांव जालरा के महान वीर सपूत कारगिल के महान योद्धा माने जाते हैं। और महान योद्धा, इनका जन्म हुआ 3 जुलाई 1969 को। बताते हैं घटना 13 जून 1999 को जम्मू कश्मीर के निकट तोलोलिंग जो पहाड़ी थी ना, बर्फीली चोटी थी,
उस चोटी पर कहते हैं कुछ एक आतंकवादी आए थे। उन आतंकवादियों से इस तोलोलिंग पहाड़ी की जो ऊंची चोटी थी, उस चोटी से आतंकवादियों को मुक्त कराने वाले महान व्यक्ति कौन थे? दिगेंद्र सिंह जी। और 13 जून 1999 को सवेरे सवेरे 4 बजे कहते हैं साहब घायल अवस्था में भी इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था, और तिरंगा झंडा फहराकर साहब राज्य नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र का कहते हैं साहब नाम गौरव से ऊंचा किया था। और अत्यंत गौरवान्वित होने के बाद मेरे लिए इतनी प्राउड की बात है कि साहब मैंने भी इनके साथ कुछ पल बिताया, तो ये वो समय था जिसमें शहीदों को सम्मानित करना हमने कुछ एक प्रोग्राम रखा था। और भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1999 को इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, और भारतीय सेना के सर्वश्रेष्ठ कमांडो के रूप में ख्याति मिली हुई है। तो मित्रों, आप इनका नाम शान से ये भी कह सकते हो कमांडो, क्या नाम कह सकते हो? कमांड, यानी सर्वश्रेष्ठ कमांडो नायक दिगेंद्र सिंह जी। तो नायक दिगेंद्र कुमार जी, और इनको महावीर चक्र पूर्ण कब मिला? तो मित्रों ध्यान ना, 15 अगस्त, जिससे हम अपना दिवस याद करो, स्वतंत्रता दिवस है ना। तो 15 अगस्त 1999 ईस्वी को इन्हें महावीर चक्र से भी सम्मानित किया। तो आज आपके सामने मैं जो परिचय करवा रहा हूं ना, वो हिंदुस्तान के महान योद्धा महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र कुमार जी है। तो दिगेंद्र कुमार जी का जन्म हुआ था मित्रों, फिर से कह रहा हूँ, सीकर जिले की नीम का थाना तहसील का गाँव था मित्रों, चालरा गाँव था, है ना। तो 2 डेट विशेषकर याद रखना, 13 जून 1999 को तोलोलिंग पहाड़ी पर तिरंगा झंडा फहराकर, विजय पताका फहराकर अपने देश का नाम गौरवान्वित करने वाले कौन? दिगेंद्र कुमार जी। और इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया था 15 अगस्त 1999 को। तो 2 डेट याद रखना, 13 जून 1999 और 15 अगस्त 1999। और भारत के सबसे अच्छे सर्वश्रेष्ठ कमांडो भी माने जाते हैं कौन? दिगेंद्र कुमार जी। तो ये दृश्य था साहब आपके इसी जादू क्रिकेट नजारे का। अब साथ ही साथ में सीकर के निवासी अपने रोइंग, बोले तो नौकायान में भाई महान नौकायान कह सकते हो सर, नौकायान वाले रोइंग जो प्लेयर है ना, वो बजरंग लाल ताखर, इनका जन्म हुआ था 5 जनवरी 1981 ईस्वी को। आप खेल के दम पर कहते हैं साहब 2004 में सैनिक से हवलदार बने थे, और फिर कहते हैं साहब नायब सूबेदार बने थे, यानी आप भी भारतीय सेना में ही थे पहले। कौन से नाम थे? तो भारतीय सेना के सिपाही थे। तो सिपाही से कहते हैं साहब पहले हवलदार बने, और हवलदार से फिर कहते हैं साहब नायब सूबेदार भी बने थे। तो नायब सूबेदार तक का पद तय किया, और फौज में रहते हुए आप रोइंग के खिलाड़ी बने, रोइंग बोले तो वही नौकायान खिलाड़ी बने। और एशियन गेम 2010, 2006 और 2014 में इन्होंने भाग लिया। अब इनका इतिहास देखना पूरा। 2010 एशियन गेम में कहते हैं साहब स्वर्ण पदक, कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक दिलाने वाले कौन है? बजरंग लाल ताखड़ जी है। साथ ही साथ बात करें 2006 की, तो 2006 में कहते हैं साहब सिल्वर यानी रजत पदक जिताने वाले कौन है? बजरंग लाल जी है। उसके बाद हाल ही में बात करते हैं 2014 की, 2014 में कहते हैं साहब कांस्य पदक, कौन से हैं? कांस्य पदक जीतने वाले कौन है? बजरंग लाल ताखड़ जी है। और ये मैं सारे एशियन गेम बता रहा हूँ मैं आपको। तो एशियन गेम 2010 में गोल्ड मेडल, 2006 में सिल्वर मेडल, और 2014 में ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले कौन है? बजरंग लाल जी है। 2008 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी ध्यान रखना, नोट करने लायक बातें हैं। 2008 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए वो कौन है? आपके बजरंग लाल जी। और साथ ही साथ आगे ध्यान रखना 2006 ईस्वी में नहीं 2013 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आप बजरंग लाल जी है। 2006, 10, 14 लगातार एशियन गेम से पदक लेकर आए। 2008 में अर्जुन पुरस्कार मिला, और 2013 में पद्मश्री मिला। और आप भारतीय सेना के नौजवान माने जाते हैं। हाँ, तो मित्रों इसी के साथ ही साथ आप राजस्थान के महान समाज सेवी सीकर में जन्मे हुए नाम है साहब बद्री नारायण सोडानी। इनकी जन्म की तिथि है वो तो निश्चित रूप से नहीं मिल पाई है, इनका देहांत हुआ था 14 मार्च 1983 ईस्वी को। और शेखावटी के गांधी के नाम से जाना जाता है, शेखावटी के गांधी। और कहते हैं साहब इन्होंने आगे जाकर एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट के तहत इन्होंने सामाजिक सेवा करते हुए दृढ़ संकल्प लिया कि भाई एक टीबी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल लगाया था। तो टीबी से जो पीड़ित व्यक्ति थे, पीड़ित जो बीमार लोग थे ना, उन बीमारों का इलाज कराने के लिए इन्होंने अपने कहते हैं साहब निजी तौर पर एक टीबी अस्पताल की भी स्थापना की थी। तो वो अस्पताल बनाने वाले महान समाज सेवी कौन है? बद्री नारायण जी है। और बद्री नारायण जी का जन्म भी मित्रों कहाँ पर हो रखा है? इसी सीकर के अंदर। आप शेखावटी के गांधी भी कहलाते हैं।
साथ ही साथ राजस्थान की अंतिम सती 1987 में दिवराला गांव सिक्कर में मोहन सिंह की पत्नी रूप कौर, याद कीजिए साहब, रूप कौर सती महिमा कांड, याद आ रहा है, रूप कौर सती महिमा कांड याद कीजिए साहब 1987 ईस्वी में, याद करो साहब। राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है रूप कौर, और रूप कौर सती कांड के बाद ही 1987 ईस्वी में राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा सती निवारण अधिनियम भी एक पारित किया गया था। राजस्थान की बात कर रहा हूं तो सती निवारण अधिनियम जो पारित हुआ था ना, वो रूप कौर सती महिमा कांड के बाद ही हुआ था। आप राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है, और राजस्थान की पहली सती मानी जाती है, याद करो साहब, घंटेला शिलालेख के मुताबिक ककुग प्रत्यार का सेनापति था राणुका, और राणुका की पत्नी का नाम था संपल देवी। तो संपल देवी वो तो है राजस्थान की पहली सती, और रूप कौर है ना, ये है राजस्थान की अंतिम सती। और आप अंतिम रूप से सती हुई थी मित्रों 4 सितंबर 1987 ईस्वी को, और ये इनके पतिदेव है कौन, मोहन सिंह जी। तो ये पिक्चर है, आपको कहीं भी हर जगह आपको कहीं ना कहीं नेट वगैरह कहीं मिल जाएगी। और इस कांड को लेकर तो आपको पता होना चाहिए, उस समय राजस्थान की सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन भी हुआ था, है ना। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन कहते हैं साहब इसी रूप कौर सती महिमा कांड के बाद झुंझुनू में जो रानी सती का मेला लगता था ना, उस मेले पर भी रोक लग गई थी। तो आप राजस्थान की अंतिम सती है रूप कौर जी। उसी प्रकार आपके इन्हीं हर्ष की पहाड़ियों, मैंने कहा था ना, वहां पर हैंग ग्लाइडिंग भी की जाती है, और राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हैंग ग्लाइडिंग होती है, सर्वाधिक होती है, वो है हर्ष की पहाड़ियाँ। और हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ, सिक्कर में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हैंग ग्लाइडिंग, हैंग का मीन होता है झूलते हुए, तो झूलते हुए ग्लाइडिंग करना, झूलते हुए ग्लाइडिंग करना, उड़ान भरना, ये सर्वाधिक कहाँ की पर से हर्ष की पहाड़ियों की है। उसी प्रकार अब बात करें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र वो कहाँ, फतेहपुर में। वैसे ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन, बड़गौर सुना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन और साथ में ऊन अनुसंधान केंद्र पूछे तो बताना अविका नगर टोंक के अंदर। हाँ, शेखावटी जो बकरी है ना, इस नस्ल की बकरियों के सींग नहीं होते हैं, और इस प्रकार की ये विश्व की एकमात्र ऐसी नस्ल है। तो शेखावटी बकरी है ना, बिना सींग की बकरी होती है ना, उनके सींग नहीं होते हैं, तो बिना सींग की बकरियां है ना, वो कहाँ की प्रसिद्ध, सिक्कर की है। अम्ब्रेला प्रोजेक्ट लागू हुआ था यूनिसेफ की सहायता से सिक्कर जिले में फ्लोराइड मुक्त जल के लिए परियोजना संचालित हो रही है। आपको ध्यान होना चाहिए, एक पानी होता है खारा पानी, है ना, और फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा होने की वजह से पानी पीने के लायक नहीं होता, बड़े खारा पानी होता है। और फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा की वजह से कई व्यक्तियों को भी रोग हो जाता है, जैसे घेंगा रोग भी हो जाता है। हड्डियां जो होती हैं वो कहते हैं साहब बहुत ही नाजुक, बहुत ही कमजोर हो जाती है। तो हड्डियों को कमजोर करने और घेंगा रोग से कहते हैं साहब बचने के लिए यूनिसेफ द्वारा अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया साहब सिक्कर के अंदर। बलेखंड एक स्थान का नाम है। इस गांव में देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग पालन का फॉर्म बना हुआ है। भाई मुर्गी पालन का तो सबसे बड़ा फॉर्म है वो कहाँ है, अजमेर में। उसे बकरी पालन का सबसे बड़ा उद्योग है ना, ये कहाँ है मित्रों, फॉर्म बना वो कहाँ, बलेखंड गांव में। यहाँ देश का पहला स्टॉल फीडिंग निजी फॉर्म है। यहाँ कृत्रिम गर्भाधान द्वारा भेड़ बकरियों की देसी विदेशी नस्लें तैयार की जाती है। यानी कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसके द्वारा भेड़ बकरियों की देसी और विदेशी नस्लें वो कह सकते हो साहब तैयार की जाती है। हैंग ग्लाइडिंग आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, सिक्कर में हर्ष की पहाड़ियों पर होती है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय जयपुर और सिक्कर दोनों जगह। राजस्थान में अंतिम सती 1987 दिवराला गांव मोहन सिंह की पत्नी रूप कौर थी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, दिवराला सिक्कर में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है। उत्तरी अरावली की बात कर रहे हैं ना, और उत्तरी कौन सी, अपने राजस्थान की बात कर रहे हैं अपने उत्तरी अरावली, ठीक है। तो राजस्थान में बाकी तो सबसे भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो राजस्थान में गुरु सिक्कर भी है ना, 1722 मीटर है, ये 1055 मीटर है। तो उत्तरी अरावली की, राजस्थान में कह रहा हूं मैं, फिर सुना, राजस्थान में उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है, 1055 मीटर है। माल्य खेत की पहाड़ी है वो भी सिक्कर में 1052 मीटर है। माल खेत की वैसे नाम माल खेत होना चाहिए। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, हर्ष पर्वत पर है। सिक्कर राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला, बता ही दिया पहले आपको। राज्य का पहला फल उद्यान कहाँ है, सरगोड में, सरगोड का सिक्कर में। राज्य का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र वो का फतेहपुर में, और फतेहपुर का सिक्कर में।
हाँ जी। उसी प्रकार फतेहपुर में इजराइल की सहायता से होबा और जोजोबा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। होबा को पीला सोना भी कहा जाता है। होबा जोजोबा, इसके संरक्षण का कार्य आपके अफ्रीका द्वारा भी किया जाता है ना। तो साथ ही साथ में यहाँ सिक्कर में फतेहपुर में इजराइल पद्धति से ये खेती की जा रही है। शेखावटी क्षेत्र की चौकला जो भेड़ प्रसिद्ध है, इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति जो मेरिनो है, चौकला भेड़ ऊन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यानी ऊन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है या सर्वाधिक ऊन पूछा ना तो कौन सी भेड़ की? चौकला भेड़ की है। और इसे भारत की मेरिनो जो भेड़ की नस्ल ऑस्ट्रेलिया की है और ये बहुत ही सुंदर मानी जाती है ना, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होती है, वो होती है मतलब चौकला भेड़ है। खंडेला का गोटा प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऐसा। आप गोटा का मीन तो समझते हो, एक तो गोटा होता प्रसाद में चढ़ाते हैं खाने के लिए, वो गोटा नहीं है, ध्यान रखना, ये खाने वाला गोटा नहीं। ये चुंदरी के चारों तरफ लगाए जाने वाली जो डिजाइन है ना, वो डिजाइन क्या कहलाती है? गोटा, है ना। तो ये गोटा सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है मित्रों? खंडेला का। खंडेला कहाँ साहब? आपके सिक्कर में। प्रकार पूछे, लपा, लपी, किरण, बांकड़ी व गोखरू, ये इनके प्रकार माने जाते हैं मित्रों, किसके? गोटा के। वैसे लपा, लपी, किरण, बांकड़ी, गोखरू ये खंडेला गांव के ज्यादा प्रसिद्ध है। गोटा मुख्यतः पीला पोमचा नामक ओढ़नी पर लगाया जाता है ना। पीला पोमचा होता है ना, उसके चारों लगाते हैं गोटा। पीला पोमचा शेखावटी का प्रसिद्ध है। और जाट महिलाएं सर्वाधिक भाई इन्हें पहनती है ना, तो जाट महिलाओं की सर्वाधिक ओढ़नी प्रसिद्ध कौन सी? पीला पोमचा है। नीम का थाना में 24 अक्टूबर 1965 को पूर्ण सूर्य ग्रहण का अद्भुत खगोलीय नजारा देखने के लिए विदेशों से वैज्ञानिक नीम का थाना शहर में एकत्रित हुए थे। फिर से कह रहा हूं, 1995 घटना है, पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण हुआ था। तो उस सूर्य ग्रहण का जो सबसे सुनहरा जो खगोलीय नजारा था ना, वो नजारा कहाँ देखने को मिला था? नीम का थाना में। और यहाँ कहते हैं साहब, देश विदेश से वैज्ञानिक इकट्ठे हुए थे साहब उस नज़ारे को कैद करने के लिए। शेखावटी क्षेत्र की बंदेज कला प्रसिद्ध है, बिल्कुल ऐसा। शेखावटी नृत्य पूछे, गींदड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, लहूर नृत्य है, सेंगड़ा नृत्य है और चंग नृत्य है, डांडिया नृत्य है ना। इस प्रकार ये यहाँ के स्थानीय नृत्य माने जाते हैं। कहाँ के? आपके शेखावटी के। रसिक संप्रदाय सिक्कर। अब देखना साहब, आपने एक संप्रदाय देखी होगी मित्रों, याद रो, रामानुज संप्रदाय, जिसका दूसरा नाम है रामानंद संप्रदाय। वहां पर भगवान श्री राम की पूजा होती है। और आप भली बात समझते हैं कि राम की पूजा हमेशा मर्यादित रूप में की जाती है, याद आ रहा कुछ? तो रामानुज संप्रदाय में बड़े गौर सुना, किलेदास कौन है? किलेदास और कृष्ण प्यारी स्वामी थे, उनके शिष्य थे, नाम था अग्रदास। और अग्रदास ने उस संप्रदाय से अलग होकर भगवान श्री राम की रासलीला दिखा दी और रासलीला दिखाने से नाम हो गया रसिक संप्रदाय। और इस रसिक संप्रदाय की पीठ भी कहाँ? रेवासा में। और रेवासा कहाँ मित्रों? सिक्कर में, है ना। तो रामानुज संप्रदाय से अलग होकर अग्रदास ने नया संप्रदाय बनाया, वो मित्रों कौन सा है? रसिक संप्रदाय है, जो राम को रसिक नायक मानते हुए की थी। 73वें गणतंत्र दिवस है, बड़े गौर सुना, 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के राजस्थान पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी ना, वो सिक्कर जिले की अजीतगढ़ कस्बे की थी। नाम था फ्लाइट लेफ्टिनेंट स्नेहा शेखावत। बड़े गौरव की बात है कि 26 जनवरी 2012 को स्नेहा शेखावत ने भारतीय वायुसेना का कहते हैं साहब, वायुसेना की जो परेड थी उस परेड का कहते हैं साहब नेतृत्व किया था। और ऐसा करने वाली वो राजस्थान की सबसे पहली महिला मानी जाती है, बिल्कुल रखी थी। उसी प्रकार देखना, राजस्थान का एकमात्र एनसीसी गांव जगमालपुरा सिक्कर जिले में स्थित है। एकमात्र एनसीसी, वैसे राजस्थान का हाईटेक जिला एकमात्र सबसे पहला कौन सा है? सिक्कर है। एनसीसी गांव कौन सा है? जगमालपुरा, वो भी सिक्कर में। और राजस्थान का पहला सप्त गो माता मंदिर रेवासी मंदिर रेवासा में, और ये देश का चौथा है। राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर शेखावटी 1976 में स्थापित हुआ था, ये भी है। तो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र ना, ये भी मित्रों कहाँ है? शेखावटी के फतेहपुर में। तो ये था आज आपके सिक्कर का दर्शन। आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी सिद्ध होगी। इस चैनल पर जुड़े हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।